ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही हैं। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कैपिटल मार्केट के बारे में, पूंजी बाजार के बारे में। पूंजी बाजार के संदर्भ में हमने अलग अलग संकल्पनाओं के बारे में देखा था, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा था कि पूंजी बाजार से संबंधित क्या क्या अलग अलग संकल्पनाएं हैं, पूंजी बाजार जो है वो किस तरह से काम करता है। हमने देखा था कि पूंजी बाजार में कौन कौन से भागीदार होते हैं, ठीक, इन भागीदारों में आपस में किस तरह से मुद्रा का या फिर क्या बोलते हैं पूंजी का लेन देन होता है, ये सब हमने समझने की कोशिश की थी। इसी कंटेक्स्ट में हम देख रहे थे कि पूंजी बाजार के एक बड़े सेक्शन में शेयर मार्केट आता है, या जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, या फिर जिसे जहां पर शेयर्स की कंपनियों के हिस्सेदारी की खरीद बिक्री होती है। हमने उसी कंटेक्स्ट में देखा था कि शेयर्स की खरीद बिक्री जो होती है उसके दो तरह प्रकार होते हैं। पहला होता है जब हम प्राथमिक बाजार की बात करते हैं यानी कि प्राइमरी मार्केट, और दूसरा जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, द्वितीयक बाजार की बात करते हैं। हमने देखा था कि प्राथमिक बाजार में एक कंपनी के शेयर्स की खरीद बिक्री आईपीओ, एफपीओ और राइट्स इशू के माध्यम से होते हैं। वहीं दूसरी ओर एक बार जब उस कंपनी के शेयर मार्केट में आ जाते हैं, उसके बाद जब उन शेयर्स में आम निवेशकों या आपस में जो खरीद बिक्री होती है उस सबको द्वितीयक बाजार का हिस्सा कहा जाता है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत में शेयर मार्केट पर नियंत्रण या शेयर बाजार के नियामक के रूप में सेबी एक संस्थान है। ठीक, यह एक सांविधिक संस्था है जो शेयर बाजार में निगरानी करती है, आम निवेशकों के हितों को संरक्षित रखने का प्रयास करती है। इसी कंटेक्स्ट में हमने देखा था कि शेयर मार्केट में बहुत सारी जो है वो वैध गतिविधियां भी होती रहती हैं। इसी में से कुछ चर्चित जिनके बारे में चर्चा होती रहती है उनके बारे में हमने देखा था, जैसे कि सर्कुलर ट्रेडिंग क्या है, ठीक ना, चक्रीय कारोबार क्या है। हमने देखा था इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, भेदिया कारोबार क्या है। हमने देखा था कि फ्रंट रनिंग क्या होता है, ठीक ना। हमने इसी कंटेक्स्ट में देखा था क्या कि शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण या फिर हॉस्टाइल बिडिंग क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने देख लिया था पिछली क्लासेस में। इसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने देखा था कि शेयर बाजार में और भी कई तरह की संकल्पनाएं होती हैं। बुल्स क्या होते हैं, बियर्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि रोलिंग सेटलमेंट किसको कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि समता शेयर और वरीयता शेयर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स किसको कहते हैं। इसी कंटेक्स्ट में हमने एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल निवेशक और वेंचर पूंजीपति या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में पिछली क्लास में देख लिया था, ठीक ना। जरा आगे बढ़ते हैं, इसी कंटेक्स्ट में हम एक और संकल्पना को देखना चाहते हैं, देखने जा रहे हैं, जो कि क्या है, इनको कहते हैं एंकर निवेशक या फिर एंकर इन्वेस्टर, ठीक ना, एंकर निवेशक। एंकर निवेशक ये एंकर निवेशक क्या होते हैं, जरा बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। एंकर निवेशक, एंकर का मतलब क्या होता है। एंकर का मतलब होता है जो गाइड करे, ठीक ना, या जो स्टार्ट करवाए, उसको कहते हैं एंकर सामान्य कंटेक्स्ट में, ठीक ना। ये एंकर निवेशक सामान्यतः क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ठीक ना। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि कोई एक आदमी नहीं होता है, ये एक संस्थान होता है, ठीक ना। ये संस्थान क्या करते हैं कि किसी कंपनी के आईपीओ को बाकी लोगों के खुलने से पूर्व उसमें एक मुश्त बड़ी धनराशि लगाते हैं, यानी कि ये ऐसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, क्यूआईबीज होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं ये। ये कैसे इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जो एक कंपनी के आईपीओ से पूर्व आईपीओ में पैसा लगाते हैं। ठीक ना, एक कंपनी के आईपीओ में ही पैसा लगाते हैं, ठीक। ये सामान्यतः भारत के म्यूचुअल फंड वगैरह भी हो सकते हैं, यानी कि भारत की भी कंपनियां हो सकती हैं
ठीक ना। ये संस्थान जो होते हैं ये भारत के भी हो सकते हैं, दूसरी तरफ ये विदेशी भी हो सकते हैं, विदेशी संस्थान भी हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे विदेशी संस्थान होते हैं ना जो दूसरे देशों के शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा गोल्डमैन सैक्स हो गया, या फिर आपने सुना होगा जो वॉरेन बफेट है ना, जिनको कहा जाता है शेयर मार्केट का बादशाह, जिनको कहा जाता है ना, वो शेयर मार्केट से रिच बनने वाले लोगों में से है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत बड़ा नाम है, विश्व के साथ 5वें सबसे अमीर पर्सन में उनका नाम आता है। तो वॉरेन बफे की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऐसे संस्थान होते हैं जो क्या करते हैं, एंकर निवेशक का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, एक कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं, आईपीओ खुलने से पूर्व, आईपीओ खुलने से पूर्व उसमें पैसा लगाते हैं। आईपीओ खुलने से पूर्व जो है उसमें पैसा लगाते हैं, ठीक ना। लेकिन यहां पर शर्त क्या है, यहां पर शर्त है कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद वो तुरंत अपना जो है वो शेयर नहीं बेच सकते हैं, यानी कि इनको कम से कम 30 दिन तक अपने पास होल्ड करना होता है। यानी कि ये क्या है, 30 दिन बाद ही, आईपीओ स्टार्ट होने के 30 दिन बाद ही अपने शेयर बेच सकते हैं। तीस दिन बाद ही अपने शेयर बेच सकते हैं, 30 दिन याद रखिएगा, ठीक ना। ये आईपीओ स्टार्ट होने के बाद, आईपीओ आवंटन मिलने के बाद 30 दिन बाद ही शेयर बेच सकते हैं। इस 30 दिन के पीरियड को सामान्यतः लॉक इन पीरियड कहा जाता है, यानी कि इस लॉक इन पीरियड के अंतर्गत वो अपने शेयर नहीं बेच सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है। एंकर निवेशक आवश्यक क्यों होते हैं? एंकर निवेशक, पहला काम ये होता है कि एंकर निवेशकों के माध्यम से एक आईपीओ के सही प्राइस का पता चलता है, सही कीमत का पता चलता है। पहला तो इसका फायदा ये है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक कंपनी का शेयर होता है वो तो उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक ना। फिर मैंने आपको बताया था कि लीड मैनेजर जो अलग अलग कंपनियों को बुलाया जाता है आईपीओ से पहले, आपको बताया था ना, जो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी के शेयर की मार्केट में कितनी मांग है, ठीक ना, कितने लोग इसमें जो है वो निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, ठीक ना। इन सब के बेसिस पर क्या किया जाता है, उस शेयर पर एक प्रीमियम डिसाइड किया जाता है, ठीक ना, एक प्रीमियम सेट किया जाता है, एक्चुअल प्राइस पे थोड़ी बेचा जाता है, उसके ऊपर प्रीमियम डिसाइड किया जाता है, क्या कि वास्तव में तो एक शेयर का मूल्य इतना है लेकिन इसके ऊपर इतना प्रीमियम रहेगा, ठीक ना। तो ये प्रीमियम कहीं कंपनी ने अपनी मनमर्जी से बहुत ज्यादा तो नहीं कर रखा है, ये देखने की आवश्यकता होती है, ठीक ना। ये देखने की आवश्यकता होती है क्या कि जो प्रीमियम उसने अपने शेयर के ऊपर रख रखा है, ऐसा तो नहीं है कि उठपटांग कुछ भी रख रखा हो प्राइस, ठीक ना। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब इसका आईपीओ आया था, किसका, पेटीएम का आईपीओ आया था, तो पेटीएम ने अपने आईपीओ को बहुत हाईली प्राइस्ड रखा था। मतलब ऐसा आलोचकों का या बहुत सारे क्रिटिक्स का तर्क है क्या कि पेटीएम ने जो अपना आईपीओ लाया था, ठीक ना, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये देखिए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम, आज इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस 709 रुपया है। ये देखिए आज से लगभग एक साल पहले, 1.5 साल पहले 26 नवंबर 2021 को इसका आईपीओ आया था। इसने अपना आईपीओ में प्राइस रखा था 1560 रुपया एक शेयर के आसपास, लगभग ऐसे के ही आसपास रखा था। और जब ये खुला तो देखिए ऊपर जाके कहां चला गया, ये लगभग 1700 1800 के ही आसपास, 800 के 1800 के आसपास चला गया था, ठीक ना। और उसके बाद फिर देखिए उस कंपनी के शेयर का प्राइस का क्या हाल हो गया, आज जो ये आके 700 के आसपास है, नीचे तो ये कहां तक गया है, 400 तक भी गया है, 450 तक भी गया है, ठीक ना। तो कई सारे आलोचकों का ये तर्क है कि कई सारे जो शेयर मार्केट में जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनका ये भी ओपिनियन है कि पेटीएम ने मनमानी से अपने तरफ से जो है वो अपने प्राइस को जरूरत से बहुत ज्यादा ऊपर आंका है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का तो कोई आधार नहीं होता है ना, प्रीमियम का कोई आधार नहीं होता है। मान के चलिए ये कंपनी मान के चल रही है
कि हम भविष्य में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, तो क्या करेगी, अपना प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा के रखेगी, ठीक ना। कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान के चलिए कि आप मार्केट में गए कोई सामान खरीदने के लिए और सेलर जो है वो आपको बोल रहा है क्या कि हम इसको 500 रुपए में देंगे। अब मान के चलिए आपके पास कोई अंदाजा ही नहीं है कि इस वस्तु का वास्तव में मूल्य क्या होना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप 500 रुपए में उस चीज को खरीद के लेके चले आइएगा। बाद में आपको पता चलेगा क्या कि ये तो कौड़ी के भाव का भी नहीं था, इसका तो 50 रुपए कीमत भी ज्यादा था। तो इसी कारण से एंकर निवेशक आवश्यक हो जाते हैं। एंकर निवेशक चूंकि बड़े संस्थान होते हैं, तो एक बात बताइए, उनके पास पूरी रिसर्च टीम होती है, ठीक ना। वो एक कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, भविष्य में ये कितना ग्रोथ करने वाला है, इस कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, इसके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, इन सब चीजों के बारे में वो अपने लेवल पर रिसर्च कर सकते हैं। बात समझ में आया? जो मेरे और आपके जैसे आम निवेशकों के लिए खोज पाना लगभग असंभव होता है, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं एंकर निवेशक, अपने बहुत बड़ी रिसर्च टीम के माध्यम से रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि इस आईपीओ का सही प्राइस क्या होना चाहिए, कितना तक प्रीमियम जो है वो सही है। तो अगर मान के चलिए एक कंपनी के शेयर्स में एंकर निवेशक निवेश कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आईपीओ का ये प्राइस वास्तव में होना चाहिए, ठीक ना। आईपीओ का ये प्राइस वास्तव में होना चाहिए। एक एंकर निवेशक जो होता है वो एक आईपीओ में मिनिमम 10 करोड़ रुपया लगाएगा, न्यूनतम 10 करोड़ से कम नहीं लगा सकता है। न्यूनतम 10 करोड़, अरे संस्थान हो ऐसा थोड़ी है। तो आम निवेशक लोगों के लिए होता है 10,000 से लेकर 15,000 का रेंज। एचएनआईज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आपको बताया था 2 लाख से लेकर 10 लाख तक एक कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी है कितनी, 10 लाख और उसके ऊपर वाली, ठीक ना। और लेकिन ये तो संस्थान है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक। तो इन्हें कम से कम 10 करोड़ का निवेश करना होता है, ठीक ना। और ये क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एंकर निवेशक, ठीक। मान के चलिए यदि एक कंपनी के आईपीओ का आकार, एक कंपनी के इशू का आकार 250 करोड़ से कम का है, यानी कि एक कंपनी आईपीओ के माध्यम से 250 करोड़ से कम जुटाना चाह रही है, अब उसे कम से कम 2 एंकर निवेशकों की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको कम से कम 2 एंकर निवेशक खोजने होंगे, यानी कि जो उस कंपनी के आईपीओ में बाकी लोगों के लिए खुलने से पूर्व 10-10 करोड़ यानी मिनिमम 10-10 करोड़ लगा सके, ठीक ना। इससे क्या होता है, इससे होता है कि एक तो आम निवेशकों में विश्वास बढ़ता है कि यदि एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े संस्थान है अगर ये निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब सही है कंपनी, ठीक ना, कंपनी पर भरोसा उत्पन्न होता है। और दूसरा कि आईपीओ का सही कीमत क्या होना चाहिए, सही प्राइस क्या होना चाहिए, वो भी डिटरमाइन हो जाता है। पहली बात तो ये है क्लियर। मान के चलिए यदि आईपीओ का आकार 250 करोड़ से अधिक है, करोड़ से अधिक है, और 250 करोड़ से अधिक वाले को कम से कम 5 एंकर निवेशकों की आवश्यकता होती है, यानी कि कम से कम 5 एंकर निवेशकों ने इसमें निवेश कर रखा हो, तभी क्या होगा, उसका आईपीओ आम लोगों के लिए खुलेगा। यहां तक बात समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक ना। कि 250 करोड़ से कम का है उसका इशू, तो क्या हो जाएगा, 2 एंकर निवेशकों की आवश्यकता है। यदि 250 करोड़ से ज्यादा है तो उसे कितने, 5 एंकर निवेशकों की आवश्यकता है। एंकर निवेशक समझ में आ गए, यानी कि जो निवेश को आईपीओ को एंकर करते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ गया। तो ये था एंकर निवेशक से संबंधित मुद्दा, यहां तक क्लियर है। अगला टर्म जो बहुत प्रचलित है आजकल, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड सही है, ठीक ना, म्यूचुअल फंड सही है, खूब ऐड आता है ना, म्यूचुअल फंड सही है। जरा बात समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या, ठीक।
सही है कि नहीं है, ये आप लोग जो है वो खुद अपने स्तर पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने लेवल पर जो है वो डिड्यूस करने की या पता करने की कोशिश कीजिएगा। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या। ठीक ना। सामान्यतः म्यूचुअल फंड जो होती है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है। ये क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसीज कहते हैं। ठीक ना। अब देख लीजिएगा, आपको म्यूचुअल फंड भी लिखा मिल सकता है क्वेश्चन में, आपको एएमसी भी लिखा मिल सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक ना। म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या है? ये संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित कंपनियां होती हैं जो बाकी लोगों की संपत्ति का प्रबंधन करती है। एसेट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? एसेट मैनेजमेंट का मतलब है संपत्ति प्रबंधन कंपनी। ठीक, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं? बात को समझिए। होता क्या है ना कि शेयर मार्केट में निवेश करना प्रायः जोखिम से भरा होता है। ठीक ना। उसमें काफी जोखिम होता है। जोखिम किस तरह का होता है? होता है कि मान के चलिए मेरे आपके पास जो है वो शेयर मार्केट के बारे में इतनी समझ ना हो। पहली बात तो इतनी समझ ना हो कि एक कंपनी कैसे काम करती है, एक कंपनी अच्छी है कि बुरी है, इसके लिए क्या क्या हमें देखना चाहिए, किस कंपनी में निवेश करना चाहिए, किस कंपनी में नहीं निवेश करना चाहिए, कब उसमें निवेश करना है, कितना निवेश करना है। इन सब चीजों के बारे में हो सकता है कि मेरे आपके जैसे आम निवेशकों को समझ नहीं हो, हो सकता है। ठीक ना। दूसरी तरफ शेयर मार्केट में ये भी समस्या होती है कि शेयर मार्केट के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है। ठीक ना। कंपनी को पढ़ने के लिए, ठीक, उस कंपनी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन सा नया प्रोडक्ट वो कंपनी लॉन्च कर रही है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ठीक ना। अब मेरे आपके जैसा आम आदमी जिसके पास इतना ना तो समय है ना समझ है, तो वो क्या करे? वो शेयर मार्केट में कैसे निवेश करे? ठीक ना। अगर वो बिना जानकारी के और बिना समय दिए अगर वो निवेश करता है तो निवेश के डूबने की या नुकसान होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। ठीक ना। बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे अगर आप निवेश करेंगे तो बट ऑब्वियस है, इसका मतलब क्या है कि आप शेयर मार्केट में फिर निवेश नहीं कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट में जुआ खेल रहे हैं। यही मतलब हुआ। बिना सोचे समझे अगर आप निवेश कर रहे हैं, आपको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है कि ये कंपनी वास्तव में क्या करती है, आपने बस आंख बंद करके या किसी की सुनी सुनाई बातों पर, किसी दोस्त ने बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, इसके बेसिस पर अगर आप निवेश कर रहे हैं, इसका सामान्य सा मतलब है कि आप जुआ खेल रहे हैं। ठीक ना। तो क्या हो गया, आप यहाँ पर ऐसी कंपनी, ऐसी इस तरह से निवेश करना क्या हो जाता है? जोखिमों से भरा होता है। ठीक ना। तो ऐसे लोगों के लिए शेयर मार्केट में निवेश करने का एक अच्छा विकल्प क्या होता है? ऐसे लोगों के लिए शेयर मार्केट में निवेश करने का एक विकल्प होता है क्या? कि वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करें। कि वो क्या करें? म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करें। ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, कि मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही मेरे को इतनी समझ है क्या कि मैं उस कंपनी के बारे में पढ़ सकूं, कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, फ्यूचर में इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, आगे कुछ कर भी पाएगी कि नहीं, भविष्य में कुछ बढ़िया करने वाली है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में मेरे पास समय नहीं है पढ़ने की। तो मैं क्या करूंगा? शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए मेरे पास एक विकल्प है कि मैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करूं। ठीक ना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक फंड है। फंड है, फंड का क्या मतलब है? कि एक फंड है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग कई सारे निवेशकों से पैसा जमा किया जाता है। अलग अलग कई निवेशकों से पैसा जमा किया जाता है। अलग अलग कई निवेशकों से पैसा जमा किया जाता है।
और फिर क्या हुआ, इस तरह से एक फंड तैयार किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये कोई म्यूचुअल फंड है, ये कोई म्यूचुअल फंड है, इसने क्या किया, कई सारे इच्छुक निवेशकों से पैसा जमा किया, कई सारे इच्छुक निवेशकों से पैसा जमा किया और क्या किया, एक फंड मैनेजर को बैठाया, फंड मैनेजर जिसको शेयर मार्केट के बारे में अच्छी समझ है, जो लंबे समय से काम कर रहा हो शेयर मार्केट में, इस तरह का एक फंड मैनेजर बैठाया जाता है, ठीक ना। ये क्या करेगा, इन सब लोगों का पैसा मैनेज करेगा। समझ में आया म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग निवेशकों से पैसा जुटाया जाता है और फिर एक फंड मैनेजर को बैठा दिया जाता है। ये फंड मैनेजर क्या करता है कि म्यूचुअल फंड में इन पैसों को मैनेज करता है। मैनेज कैसे करेगा, वो क्या करेगा, ये जो पूरा फंड तैयार हुआ है इसको अलग अलग कंपनियों के शेयर में निवेश कर देगा, कुछ परसेंटेज उसको जो ठीक लगेगा अलग अलग कंपनियों के शेयर में निवेश कर देगा। में निवेश कर देगा, ठीक। घाटा नुकसान जो है वो निवेशक का होगा। अगर मान के चलिए इसने शेयर में निवेश कर दिया है, अगर ये बढ़ता है तो आपका फायदा है, अगर ये घट भी जाता है तो आपका नुकसान है, ठीक ना। आपको फंड मैनेजर पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये फंड मैनेजर ठीक से नहीं मैनेज कर सकता है तो आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश ही नहीं कीजिए, ठीक ना। अगर आपको उस फंड मैनेजर के पास्ट रिकॉर्ड पर भरोसा है, आपको लग रहा है क्या कि ये फंड मैनेजर अच्छा पैसा मैनेज करता है, तो आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। वो क्या करेगा, अलग अलग कंपनियों के शेयर में निवेश कर देगा, प्रॉफिट लॉस सब आपका है। ये क्या करेगा, बदले में आपसे एक कमीशन चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा मैनेज करने के लिए, ठीक ना। जो आपके कुल कितना आप निवेश करना चाह रहे हैं ना, मान के चलिए मैंने यदि 1 लाख रुपया निवेश किया है तो 1 लाख पर कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, बहुत कम होता है जनरली 0.1%, 0.2% उस पर ये चार्ज करेगा, इतना जो है वो उस पर चार्ज करेगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस सब आपका होगा, क्योंकि ये मेरा पैसा मैनेज कर रहा है तो बदले में वो कुछ मेहनताना तो लेगा ना, तो वो क्या करता है इस रूप में अपना वो चार्ज करता है। बात समझ में आया। इस तरह से क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड जो है वो वर्क करता है, ठीक है। भारत में म्यूचुअल फंड भी जो है वो किसके नियंत्रण में आते हैं, वो सेबी के नियंत्रण में आते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड को भी कौन नियंत्रित करता है, म्यूचुअल फंड भी सेबी के नियंत्रण में आता है। सेबी के नियंत्रण में आता है, यानी कि इसमें कोई धांधली वांधली ना हो, इस सब पर कौन निगरानी करता है, इस सब पर सेबी की ही निगरानी रहती है। यहां तक बात समझ में आ रही है। सेबी क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, जरा दिखाता हूं आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स। बिना लॉगिन किए नहीं खुलेगा शायद, पता नहीं, देखता हूं एक बार। कि देखिए एमएफ आ गए ना, एमएफ का मतलब होता है म्यूचुअल फंड, ठीक ना। ये देखिए म्यूचुअल फंड जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आ गए ना, ये देखिए कई सारे म्यूचुअल फंड का नाम आ गया, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो ये अलग अलग फंड के नाम आ गए, ठीक ना। ये देखिए, ये देखिए ये एक फंड है, ठीक ना। यहाँ मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी फंड में इन्वेस्ट करना है, बस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान है ना लिखा हुआ, यानी कि क्या है, ये एक फंड है, ठीक, जो स्मॉल कैप में, नाम में ही लिखा हुआ है स्मॉल कैप, यानी कि स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है, ये इक्विटी से संबंधित है, ठीक ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही। ये देखिए इसके बारे में क्या क्या है, देखिए क्या क्या हमें पता चलता है। ये देखिए इसकी होल्डिंग्स है 70 कंपनीज में, यानी कि इस फंड में जो पैसा आया हुआ है, टोटल जो पैसा आया हुआ है इस फंड में, टोटल पैसा कितना आया हुआ है, ये देखिए इस फंड में अभी तक टोटल पैसा आया हुआ है 4091 करोड़, ठीक ना। तो ये इतना सारा पैसा है जिसको क्या करती है, ये मैनेज करती है, ठीक ना। अब ये देखिए
क्या है कि ये 70 कंपनियां हैं, 70 कंपनियां में ये देखिए सब कंपनी का परसेंटेज दे रखा है। इन अलग अलग कंपनियों में इतना इतना प्रतिशत जो है वो टोटल पैसे का लगाया गया है फंड मैनेजर के द्वारा। ठीक है, देखा ना, सी ऑल करिएगा तो पूरा दिखेगा। यहां तक बात समझ में आ रहा? ठीक, आगे देखिए, ये देखिए फंड मैनेजमेंट। इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है? ये कुछ लोग हैं जो मिलके मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए संजीव शर्मा अक्टूबर 2019 से जो है वो इसको मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए इसमें अगर आप उनका डिटेल पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं कि कॉमर्स ग्रेजुएट है, क्या है, कैसे है, पूरा इसके बारे में देख सकते हैं। इसने इससे पहले क्या क्या और मैनेज कर रखा है, ये सब पढ़ सकते हैं आप। ठीक ना। उसके अलावा देखिए ये वासव सहगल, अंकित ए पांडे और ये चंद्रमौली अल्लाह। ठीक ना, ये कुछ 4 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, ये 4000 करोड़ का जो पूरा कॉर्पस है इसको मैनेज कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आया? ठीक ना। तो देखा ना कैसे, ये देखिए इसमें एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है कि ये वो मेहनताना है जो ये फंड मैनेजमेंट हाउस या ये म्यूचुअल फंड जो है वो आपका फंड, आपका पैसा मैनेज करने के बदले आपसे चार्ज करती है, जो कि कितना है 0.62। यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपया लगाया है तो इस 1 लाख का 0.62 मेरे से क्या कर लेगी, ये मैनेज करने के बदले ले लेंगे। बात समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस आपका है, ये मैनेज करने का आपसे लेंगे 0.62%। बात समझ में आया? इतना जो है ये आपसे मैनेज करने के बदले ले लेंगे। ठीक, ये देखिए पूरा डिटेल इसमें दे रखा है, देखने की चीजें हैं जो आपको देखना हो। ठीक ना, ये देखिए पिछले 3 साल का इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न है 68.51%। यानी कि पिछले 3 साल में इसने हर साल 68% का गेन दिया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जाके इसी में निवेश करने लग जाइएगा। ठीक ना, वो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये पास्ट है। भविष्य में करेगी क्या करेगी वो तो हमें थोड़ी पता है। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आया? जैसे ये देखिए अगर 1 साल का मैं देखूं तो 1 साल में इसका रिटर्न है 27% के आसपास। ठीक ना, 5 साल का यदि इसका रिटर्न देखूं तो 25% के आसपास इसका रिटर्न है। ठीक ना, तो इस तरह से होता है। देखिए इसकी रेटिंग 5 स्टार इसको रेट कर रखा है। यहां तक बात समझ में आया? ठीक, तो इस तरह से जो है वो म्यूचुअल फंड काम करता है। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा आगे बात को समझते हैं, आगे बात को समझते हैं। हमने देखा था ना कि एक कंपनी जब अपने शेयर्स पहली बार बेचती है तो वो क्या लाती है, वो आईपीओ लाती है। सिमिलरली यदि कोई म्यूचुअल फंड घराना एक नया म्यूचुअल फंड शुरू करना चाहता है, एक नया म्यूचुअल फंड जो है वो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो एनएफओ लाता है। एनएफओ क्या है? एनएफओ है न्यू फंड ऑफर। जैसे एक ही कंपनी है, अभी हमने देखा ना क्वांटम म्यूचुअल फंड, ये क्वांटम उस कंपनी का नाम है। इसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड चलते हैं। जैसे कि हमने देखा स्मॉल कैप का ये फंड था, ऐसे ही मिड कैप का हो सकता है, ऐसे ही लार्ज कैप का हो सकता है। ठीक ना, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड चलते रहते हैं। तो मान के चलिए अगर वो कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करना चाह रही है तो वो क्या लेकर आएगी, वो कंपनी वो लेकर आएगी एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर। ठीक ना, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर क्या होता है कि जब ये म्यूचुअल फंड पहली बार खुला है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, मेरे आपके जैसे कई सारे निवेशक जो है वो पैसा लगाएंगे। ऐसे जो है वो कई सारे निवेशक पैसा लगाएंगे। ठीक ना, यहां तक समझ में आ रहा? जितना पैसा जमा होगा एक समय जो है वो निर्धारित किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा कि जितना पैसा जमा होगा उस सारे पैसे को 10-10 की इकाई में तोड़कर सबको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक ना, 10-10 यूनिट जो है वो सबको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक ना, और जैसे जैसे मान के चलिए निवेश बढ़ेगा वैसे वैसे आपके यूनिट का भी प्राइस बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के रूप में मान के चलिए एनएफओ आया और एनएफओ में 100 करोड़ रुपया जमा हुआ, तो 100 करोड़ को डिवाइड करेंगे, 100 करोड़ को डिवाइड करेंगे 10 करोड़ से और मान के चलिए क्या करेंगे 10-10 रुपए का यूनिट, 10-10 रुपए का जितना यूनिट आपका बनता है उतने यूनिट आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक ना, मान के चलिए आपने कितना लगा रखा है, आपने मान के चलिए लगा रखा है 1 लाख। 1 लाख रुपया अगर आपने लगा रखा है तो आपके कितने यूनिट बनते हैं, 10-10 रुपए के आपके 10,000 यूनिट बनते हैं। तो आपको 10,000 यूनिट जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इस पूरे 100 करोड़ को वो कंपनी क्या करेगी, वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उसका जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग कंपनियों के शेयर में पैसा को लगा देगा। अब जैसे जैसे उन कंपनियों के शेयर के प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे क्या होगा,
आपकी एक यूनिट का प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। मान के चलिए बढ़ा 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो आपका 1 लाख जो है वो भी तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 1.1 लाख हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जैसे जैसे आपके यूनिट की कीमत बढ़ेगी, यूनिट की कीमत कैसे बढ़ेगी कि उस फंड मैनेजर द्वारा जिन जिन कंपनियों के शेयर में पैसा लगाया गया है, यदि उन कंपनियों का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका भी यूनिट का प्राइस बढ़ेगा और आपका भी पैसा बढ़ेगा। बात समझ में आया? ऐसे जो है वो क्या काम करता है, म्यूचुअल फंड। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक। अब जरा समझिए, ये जो मूल्य होता है ना, ये जो 10 यूनिट वाला जो मूल्य होता है, इसको कहते हैं एनएवी। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, एनएवी कहते हैं। ठीक ना? इस एनएवी में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। जैसे ये देखिए, ये एक म्यूचुअल फंड है, क्वांटम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसका एनएवी देखिए, नेट एसेट वैल्यू, ठीक, इस ये भी 10 रुपए से कभी स्टार्ट हुआ होगा। आज देखिए इसका नेट एसेट वैल्यू कितना है, 160 रुपया। बात समझ में आया? यानी कि नेट एसेट वैल्यू है 19 मई को 2023 को कितना, 160 रुपया। ठीक ना? यहां तक बात समझ में आ रहा? तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा, मान के चलिए ये 160 से ऊपर जाएगा तो प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। ये देखिए 5 साल पहले यहां पर इसका नेट एसेट वैल्यू कितना है, 13 अगस्त को इसका नेट एसेट वैल्यू था 58 रुपया। दिख रहा है? ये देखिए कोविड में जब फॉल हुआ था कोरोना में, 25 मार्च के आसपास इसका नेट एसेट वैल्यू था 30 रुपया। ठीक ना? आज कितना है, आज बढ़कर हो गया है इसका नेट एसेट वैल्यू 160 रुपया। ठीक ना? तो जैसे जैसे आपके जो निवेश है उसके शेयर के प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे आपका एनएवी भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा। यहां तक बात समझ में आया? इस तरह से क्या होता है, म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है? म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि ये देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना, इक्विटी, यहाँ पर इक्विटी लिखा हुआ मिल रहा है ना। इसी तरह क्या होते हैं, कुछ डेट म्यूचुअल फंड भी होते हैं। ठीक, ये देखिए डेट फंड, ये दिख रहा, डेट फंड। अब देखिए इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये है हाइब्रिड, हाइब्रिड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यानी कि क्या है कि ये कुछ पैसा जो है वो शेयर मार्केट में भी लगा रही है और कुछ पैसा जो है वो डेट में भी लगा रही है। डेट का क्या मतलब होता है कि अलग अलग कंपनियों को कर्ज के रूप में भी दे रहे हैं। आपको बताया था ना कि शेयर मार्केट के साथ साथ क्या होता है पूंजी बाजार में, कि कर्ज की भी लेन देन होती है। ठीक ना? डिवेंचर्स के माध्यम से, औद्योगिक प्रपत्रों के माध्यम से। ठीक ना? तो दोनों काम हो रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम है, इसका नाम है हाइब्रिड फंड। यानी कि ये क्या कर रहा है, कुछ इक्विटी में भी निवेश कर रहा है, कुछ डेट में भी निवेश कर रहा है। ठीक ना? ये देखिए HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड दिखाता हूं। ये देखिए ये है डेट फंड, यहां देखिए नाम में ही लिखा हुआ है डेट फंड। ठीक ना? HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, यानी कि ये क्या है, ये शेयर बाजार में निवेश नहीं करता है, ये कंपनियों को कर्ज देता है। कंपनी हो गए या अलग अलग जो है वो सरकार वगैरह, इन सबको के बॉन्ड वगैरह में निवेश करता है डेट फंड। ये देखिए होल्डिंग्स इसका देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट जीओआई सेक का क्या मतलब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटीज, जी सेक पढ़ा रखा है। ठीक ना? इस कंपनी के पास जितना भी पैसा आता है ना, जितना भी ये जो फंड आया हुआ है, कितना फंड आया हुआ है, 12,127.40 करोड़। ये पैसा इसने पूरा जमा कर रखा है अलग अलग निवेशकों से। ठीक ना? इसका ये देखिए 4.7% ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा रहा है। फिर देखिए 3.5 ये भी गवर्नमेंट, 3.1 यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड के गवर्नमेंट बॉन्ड में इसने लगा रखा है। ठीक ना? ये देखिए संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एक कंपनी है। संवर्धन मदरसन जो है वो इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एक कंपनी है। इस कंपनी को इसने कर्जा दे रखा है ना? देख रहा ना, डिवेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। भारतीय टेलीकॉम, भारतीय टेलीकॉम कौन है, एयरटेल। ठीक ना? उसको जो है वो इसने कर्ज दे रखा है 2.3%। ठीक ना? अपने टोटल प्राइस पैसे का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना, दिख रहा, स्टेट बैंक ऑफ, तो
देखिए ही आपको पता चल रहा है, यानी कि इसने अलग अलग कंपनियों को क्या दे रखा है, कर्ज दे रखा है। ठीक, तो ऐसे फंड को कहा जाता है डेट फंड। ठीक ना। अभी तक हमने क्या देखा, एक होता है इक्विटी फंड, दूसरा होता है डेट फंड। इक्विटी फंड क्या होते हैं, यानी कि उसने जो भी पैसा जमा किया है वो पूरा का पूरा पैसा उठाकर शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा, अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगा दिया जाएगा। ठीक ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इक्विटी फंड। दूसरी तरफ क्या होता है, डेट फंड। डेट फंड कौन से होते हैं, ऐसे फंड जो शेयर में नहीं पैसा लगाएंगे, वो अलग अलग कंपनियों को या सरकार को वो क्या करेंगे, कर्ज देंगे। जब शेयर में लगा रहा है तो शेयर में लगाने का मतलब क्या है कि वो हिस्सेदारी खरीद रहा है, यानी कि अगर उस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी तो इसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर उसकी कीमत घटेगी तो इसके प्राइसेस भी घटेंगे, एनएवी घटेगा भी। दूसरी तरफ जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंपनियों को सीधे कर्ज देते हैं, यानी कि ये क्या वसूलते हैं, कि बदले में ब्याज लेते हैं। बात समझ में आया, तो बदले में ये ब्याज लेते हैं। तो इसी कारण से देख रहे हैं ना, इसमें रिस्क में क्या लिखा हुआ है, मॉडरेट रिस्क। उसमें क्या था, हाई रिस्क। हाई रिस्क का क्या मतलब है, इक्विटी के ऊपर भी चढ़ने की संभावना खूब है तो नीचे गिरने की भी संभावना है। इसमें रिस्क कम होता है, क्यों, क्योंकि कंपनी जो है वो क्या करती है, कम से कम कर्ज तो वापस टाइम पर चुका देगी ना, लेकिन फिर भी रिस्क है, हो सकता है कंपनी भाग जाए। ठीक ना, तो इसीलिए मॉडरेट रिस्क। यहां तक समझ में आया। एक हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक हुआ डेट म्यूचुअल फंड। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया जाए, जब इन दोनों को क्लब कर दिया जाए, यानी कि एक ही फंड से कुछ पैसा जो है वो कहां जाए, वो इक्विटी में जाए, और कुछ पैसा जो है वो डेट में जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे हाइब्रिड फंड। बात समझ में आया, हाइब्रिड फंड। ये देखिए, अगर मैं हाइब्रिड फंड की बात करूं, ये कहां चला गया, यही था ना, हाइब्रिड फंड। कहां दिखा रहा है इसकी होल्डिंग्स, ये देखिए हाइब्रिड फंड का क्या मतलब है। ये देखिए इसके होल्डिंग्स में 79 होल्डिंग्स दिख रही है, यानी कि इसने इन जगहों पर क्या कर रखा है, पैसा लगा रखा है। अब ये देखिए एनटीपीसी, इसमें इसने इसके शेयर्स में निवेश कर रखा है 7.8। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ इक्विटी में, यानी कि इसके शेयर में निवेश कर रखा है। ठीक ना, लेकिन यही देखिए ये गवर्नमेंट को इसने कर्ज भी दे रखा है। ठीक ना, गवर्नमेंट को इसने कर्ज भी दे रखा है, यानी कि ये दोनों काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है हाइब्रिड। बात समझ में आया। इसी कारण से इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है हाइब्रिड। यहां तक क्लियर हुआ। ये देखिए ये है कुछ कैटेगरीज, फंड की कैटेगरी। डेट म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं वो अब समझ में आ गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं वो समझ में आ गया, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं वो भी समझ में आ गया। अदर्स में बाकी कुछ आते हैं, ठीक ना, अदर्स के चक्कर में नहीं पड़िए। ये है अलग अलग कंपनियां, इन कंपनियों के आगे क्या लिखा हुआ है, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी जस्ट बताया ना कि म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या कहा जाता है, एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ये देखिए ये अलग अलग कंपनियां हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ये एक कंपनी का नाम है। इस आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के ही कई सारे फंड हो सकते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड, बीएनपी परिवार म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, बड़ौदा म्यूचुअल फंड, कैनरा रोबेका, डीएसपी, ये अलग अलग म्यूचुअल फंड के नाम हैं। जैसे कि मैं अगर आदित्य बिरला पर ही क्लिक करूं ना, तो ये देखिए आदित्य बिरला के ही देखिए कितने सारे फंड हैं, इसके 6 म्यूचुअल फंड हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट, मल्टी एसेट नाम से ही पता चलता है, यानी कि ये हाइब्रिड कैटेगरी का है। ठीक ना, लग रहा है इसमें हाइब्रिड क्लिक है, नहीं हाइब्रिड नहीं, ये देखिए अलग अलग दिखेगा। अगर हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में 6 म्यूचुअल फंड है। अगर मैं इक्विटी को भी साथ जोड़ लूं तो ये देखिए अब 30 म्यूचुअल फंड हो गए खाली आदित्य बिरला के। यदि इसमें मैं डेट भी जोड़ लूं तो कितने हो गए, ये देखिए 49 म्यूचुअल फंड है। देख रहा, आदित्य सनलाइफ डिजिटल फंड ये इक्विटी वाला है, ठीक ना, सनलाइफ मीडियम टर्म ये डेट वाला है, कुछ जो है वो हाइब्रिड होंगे। दिख रहा है, यानी कि अलग अलग तरीके के फंड होते हैं एक ही कंपनी के। ठीक ना, जरूरत के हिसाब से वो लोग अलग अलग प्लान करते रहते हैं। ये बात समझ में आया, ठीक ना, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो रहा है म्यूचुअल फंड। ठीक ना, म्यूचुअल फंड को यदि हम कुछ कैटेगरीज में बांटें तो म्यूचुअल फंड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। म्यूचुअल फंड को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, 2 कैटेगरीज, 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहले को कहेंगे हम ओपन एंडेड,
दूसरे को कहते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो हमेशा निवेश के लिए खुले होते हैं। यानी कि मान के चलिए आज आपको के पास पैसा आया, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से आज निवेश कर सकते हैं। ठीक ना, मान के चलिए आज मेरे पास अचानक से कहीं से 20,000 रुपया आया, तो मैं 20,000 रुपया जो है वो एक म्यूचुअल फंड में डाल दे रहा हूँ। ठीक ना, मान के चलिए 15-20 दिन बाद या 2 महीने बाद फिर से कहीं से मेरे पास 15,000 रुपया आया, तो मैं फिर से उसमें डाल सकता हूँ। ठीक ना, यानी कि ये खुले हुए हैं, खुले हुए हैं। आपको जब इसमें पैसा डालना है तब डाल सकते हैं। डालना चाहे पैसा डाल सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? ओपन एंडेड। दूसरी तरफ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये कुछ ही समय के लिए खुले रहते हैं। यानी कि जब इनका एनएफओ आया था ना, न्यू फंड ऑफर आया था, तो मान के चलिए इन्होंने 15 दिन का समय दिया था, 15 डेज का अगर इन्होंने टाइम दिया, तो इन 15 दिनों में जिसने इसमें निवेश किया है ना, केवल उन्हीं का पैसा इसमें रहेगा। 15 दिन में जितने लोगों ने निवेश कर दिया, केवल उन्हीं का पैसा जो है वो क्या करेगा, ये फंड जो है या ये म्यूचुअल फंड जो है वो मैनेज करेगा। उसके बाद जो है वो आप नया निवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, 15 दिन में जिन लोगों ने निवेश किया, और इनफैक्ट जितना निवेश किया केवल उतना ही पैसा जो है वो मैनेज होगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्लोज एंडेड। यानी कि ये एक बार खुला, उतने समय में जितना निवेश आया इसमें केवल उतना ही मैनेज होगा, तो ये क्लोज हो गया ना, इसीलिए नाम में ही है क्लोज एंडेड। जबकि दूसरी तरफ ओपन एंडेड का क्या मतलब है? यानी कि जो निवेश के लिए खुला हुआ है, आपके पास जब पैसा आया, जितना पैसा आया, आप इतनी इच्छा अनुसार जो है वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक ना, भारत में 99% जो म्यूचुअल फंड है वो जनरली ओपन एंडेड है, यानी कि आपको जब चाहे तब आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही? यहां तक बात समझ में आ रही? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, दूसरी बात, एक म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है ना, वो दो प्रकार से होता है। निवेश के प्रकार, म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रकार। एक म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। पहला निवेश जिसको क्या कहते हैं, पहले तरह के निवेश को क्या कहते हैं? पहले तरह के निवेश को कहते हैं लंप सम, लंप सम। और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं एसआईपी। सुना है ना आप लोगों ने खूब एड में कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। ठीक ना, क्या है एसआईपी? जरा बात को समझिए, और लंप सम क्या है वो जरा बात को समझिए। यहां देखिए, आपको दिखाया भी था, अगर आपने गौर किया होगा तो आपको दिख गया होगा जरूर। यहां ये देखिए, यदि कोई भी मैं म्यूचुअल फंड को खोलूं, ठीक ना, रैंडमली कोई भी म्यूचुअल फंड को अगर मैं खोलूं, तो देखिए इस म्यूचुअल फंड के खुलते ही आपको दो चीजें यहां देखने को मिलेगी। दिख रहा? पहला क्या दिख रहा है आपको? मंथली एसआईपी। और दूसरा क्या आपको देखने को मिल रहा है? वन टाइम। दिख रहा? मंथली एसआईपी और वन टाइम। यहां तक क्लियर है? ये देखिए, वन टाइम और मंथली एसआईपी। एसआईपी ठीक, कोई भी खोल लीजिए, सब में आपको दिखेगी ये दोनों चीजें। ठीक, ये देखिए दिखाता हूं। तो देखिए टाटा डिजिटल फंड, टाटा ग्रुप का है। टाटा म्यूचुअल फंड ये कंपनी का नाम है, उसके कई सारे फंड है। इसमें भी देख रहे हैं आपको मंथली एसआईपी और वन टाइम दोनों दिख रहा है ना, दोनों दिख रहा है, मंथली एसआईपी और वन टाइम दिख रहा। ठीक, तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड खोलिएगा ना, उसमें आपको दोनों चीजें दिखेंगी, लंप सम और एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का बात को समझिएगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि क्या है कि इन
म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं हर मंथ, प्रत्येक मंथ, हर महीने क्या करते हैं, एक छोटी सी राशि जो है वो निवेश करते रहते हैं, सिस्टमैटिकली निवेश हो रहा है, हर महीने जो है वो आप पैसा जो है वो इसमें धीरे धीरे निवेश करते जा रहे हैं। ठीक, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसआईपी या सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक ना। ऑन द अदर हैंड लंप सम या वन टाइम, दोनों टर्म लिखा रहता है, वन टाइम या लंप सम। ठीक, इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास पैसा आया, लंप सम का मतलब ही होता है एक मुश्त, आप क्या कर रहे हैं, एक मुश्त इसमें पैसा डाल दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए क्या है, मेरे पास 20,000 आया पैसा कहीं से और इसको मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है, या तो मैं 20,000 का 20,000 पूरा उठा के एक ही म्यूचुअल फंड में आज के आज निवेश कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लंप सम। ठीक ना, मैंने एक मुश्त जमा कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लंप सम। दूसरी तरफ क्या है, मान के चलिए मैं इस 20,000 को हर महीने 1-1 हजार करके निवेश करूं, 1-1 हजार करके निवेश करूं, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा एसआईपी। बात समझ में आया। इसको आप बिल्कुल वैसे समझिए कि लंप सम क्या हो गया, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट टाइप का, आप एक साथ जो है वो पैसा जमा कर दे रहे हैं, और एसआईपी क्या हो गया, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट टाइप का, कि जैसे क्या करते हैं आप हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करते रहते हैं, तो वैसे ही क्या है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहां तक बात समझ में आई। दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, दोनों के अपने फायदे नुकसान है। जैसे कि मान के चलिए लंप सम क्या होता है, लंप सम में क्या होता है कि आप बड़ा अमाउंट जो है तो बड़ा अमाउंट आप निवेश करते हैं, तो क्या है अगर ग्रोथ भी होता है तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है। मान के चलिए मैंने 20,000 रुपया जमा किया, 10% भी आ गया यदि मान के चलिए एक साल में, तो ठीक ठाक ग्रोथ दिखेगा, ठीक ना, ठीक ठाक ग्रोथ दिखेगा। लेकिन लंप सम में एक चैलेंज क्या है, लंप सम पे ये चैलेंज है, लंप सम में एक चैलेंज क्या है, लंप सम में चैलेंज ये है कि जैसे देखिए, जैसे रैंडमली मैं टाटा डिजिटल फंड को ले रहा हूं, मान के चलिए कि जब इसका एनएवी नेट एसेट वैल्यू, एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो है वो क्या था, वो जब यहां था मान के चलिए कितना है 42 रुपए पर था 29 मार्च को। मान के चलिए यदि मैंने यहां पर लमसम निवेश किया होता तो क्या होता, उसके बाद से तो इसका प्राइस नीचे ही आया है, ये देख रहे हैं ना, नीचे आया है, तो क्या हो जाता, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे आ जाती। ठीक ना, ऐसा नहीं है, मान के चलिए अगर मैंने यहां निवेश किया होता तो एक साथ जो है वो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी भी होती। ठीक ना, तो लमसम में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है। ठीक ना, लमसम में रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप एक साथ बहुत बड़ी धनराशि लगा रहे होते हैं। तो ठीक है, ग्रोथ होगा तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा, लेकिन लॉस भी हो सकता है। ठीक ना, लेकिन क्या होता है एसआईपी में, एसआईपी में होता है क्या कि आप थोड़े थोड़े समय पर, जैसे कि मान के चलिए आपने यहां पर 1,000 लगाया, फिर मान के चलिए आपने यहां पर 1,000 लगाया, फिर मान के चलिए आपने यहां पर 1,000 लगाया, यानी कि अलग अलग टाइम में हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं ना, तो आपका पैसा हर लेवल पर लगता है। यानी कि जब गिरा हुआ था तब भी लगा, ठीक ना, जब बढ़ा हुआ था तब भी लगा, तो क्या होता है आपका रिटर्न एवरेज आउट हो जाता है, आपका नुकसान जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक ना, यानी कि कम में भी आपने खरीदा, बढ़े हुए में भी खरीदा, तो क्या है कि एक मुश्त में बहुत ज्यादा जो ग्रोथ दिखता तो वो उतना आपका ग्रोथ नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि लमसम में मान के चलिए अगर आपने यहां पर लगा दिया था तब तो जरा देखिए इतना बढ़ने के कारण आपका ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन अगर आपने यहां लगाया होता तो आपका लॉस भी बहुत तगड़ा होता। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि चूंकि आप हर महीने कुछ कुछ निवेश कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा निवेश कर रहे होते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है आपका रिटर्न जो होता है वो एवरेज आउट हो जाता है, वो औसत मिलता है, ना बहुत तेज ग्रोथ दिखेगा ना बहुत तेज नुकसान दिखेगा। ठीक ना, थोड़ा मोड़ा हो सकता है ग्रोथ नुकसान, लेकिन लमसम की तुलना में कम रिस्क है तो रिवॉर्ड भी कम है। बात समझ में आया। और फिर मान के चलिए आप सैलरीड क्लास हैं तो अचानक से आपके पास तो पैसा आएगा नहीं, अगर आप सैलरी वगैरह कमाते हैं तो जैसे जैसे धीरे धीरे पैसा आ रहा है, वैसे वैसे क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा निवेश करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको सेविंग को एक हैबिट भी बना सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपने किसी एक लक्ष्य को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में, मैं वैसे हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, जैसे कि मान के चलिए मेरा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में मैं क्या करूं, मैं एक फॉर्च्यूनर खरीद लूं। मान के चलिए यदि फॉर्च्यूनर का आज के 5 साल बाद क्या कीमत होने वाला है, तो मैं अनुमान लगाता हूं कि मान के चलिए अभी 55 लाख पड़ रहा है, तो 5 साल बाद जो है वो उसका प्राइस रहेगा
70 लाख के आसपास। तो 60-70 लाख 5 साल में पूरा हो जाए, इसके लिए हर महीने में कुछ कुछ अभी से जमा करना स्टार्ट करूं। बात समझ में आया? तो एसआईपी इस तरह से होता है। अगर मान के चलिए मैं एक मुश्त लगाना चाहता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं और मान के चलिए अचानक से मुझे कहीं से पैसा मिला, कहीं से प्रॉफिट हुआ, तो मैं एक मुश्त लगा सकता हूं, ठीक ना। इसीलिए देख रहे हैं एसआईपी के आगे ही लिखा हुआ है मंथली एसआईपी, यानी कि हर मंथ ये देखिए एक डेट फिक्स कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट के डाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, आप अगर ऑर्डर दीजिएगा कि अपने आप जो है वो कट जाए तभी होगा, ठीक ना। ये देखिए पूरा बता देगा आपको कि अगर 5,000 रुपया पर मंथ अगर आपने इसमें लगाया होता, ठीक ना, तो एक साल में आपका कितना हो गया होता, 60,448। 3 साल तक लगाया होता तो इतना हो जाता है। ये सब तरह से जो है वो बताते हैं, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये है म्यूचुअल फंड का पूरा सेटअप। यहां तक बात समझ में आ गया? तो सोच समझ के निवेश करना है। फंड मैनेजर कौन है, कितने लंबे समय से मैनेज कर रहा है, किस तरह से जो है वो इसका इन्वेस्टमेंट रहा है, क्या है इस हाउस के बारे में, कहीं एक्सपेंस रेशियो तो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो 0.32 है, तो ये सब भी देखा जाता है, ठीक ना। पैसा मैनेज तो कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है। दिखने में आपको लगेगा 0.32, लेकिन 0.32 कई साल तक मल्टीप्लाई होके ना बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है इसका, ठीक ना। कंपाउंडिंग इंपैक्ट आता है। तो जिसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम उतना बढ़िया फंड माना जाता है, ठीक ना। अब खाली इसी चक्कर में नहीं रहिएगा क्या कि एक्सपेंस रेशियो कम है। यदि मान के चलिए कि सस्ता है लेकिन इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि वो फंड जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रही हो। अगर मान के चलिए थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है लेकिन अगर वो रिटर्न बहुत अच्छा दे रही है तो फिर वो बढ़िया है। तो इन्हीं सब के बेसिस पर देख रहे हैं ना, यदि हम म्यूचुअल फंड की ही बात करें तो भारत में हजारों म्यूचुअल फंड है, हजारों म्यूचुअल फंड है। आपको इन सब में से आपके अनुरूप कौन सा है, आपको कौन सा ठीक लग रहा है, क्या आपका टारगेट क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, इन सब के बेसिस पर क्या करना होता है, आपको म्यूचुअल फंड चुनना होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये होता है म्यूचुअल फंड, भारत में कैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां से एक स्टेटमेंट तो हमें क्लियर हो जाता है। हमने देखा म्यूचुअल फंड के दो टाइप होते हैं। पहले कौन से टाइप होते हैं, क्लोज एंडेड, दूसरे होते हैं ओपन एंडेड, ठीक ना। फिर हमने देखा क्या कि म्यूचुअल फंड में निवेश दो प्रकार से होता है, एक होता है लमसम, एक होता है एसआईपी। मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं जरा एक बार सोच के बताइएगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सभी म्यूचुअल फंड जो एसआईपी अलाउ करते हैं वो सारे ओपन एंडेड होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है। तो आप जरा सोच के देखिए, ओपन एंडेड का मतलब ये था कि जिसमें आप भविष्य में भी निवेश कर सके, ठीक ना। तो अगर वो ओपन एंडेड नहीं रहेगा तो उसमें एसआईपी कैसे कर सकते हैं? बात समझ में आया? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड सभी जो क्या बोलते हैं लमसम वाले भी हैं वो भी क्लोज एंडेड होंगे, ऐसा नहीं है। ओपन एंडेड में लमसम भी हो सकता है लेकिन एक बार ही, मतलब क्या बोलते हैं ओपन एंडेड में बार बार, लेकिन क्लोज एंडेड में लमसम एक बार ही होगा, या फिर जितने टाइम के लिए खुला हुआ है उतने देर में आप एक बार, दो बार, तीन बार अगर डालना चाहें तो आप लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आया, ठीक ना। तो ये था पूरा म्यूचुअल फंड का कच्चा चिट्ठा, ठीक ना। इसी के बेसिस पर क्या कर सकते हैं आप आराम से, आपके लिए कौन सा सही म्यूचुअल फंड है उसका चुनाव कर सकते हैं। खैर वो तो मेरा उद्देश्य भी नहीं था समझाने का, क्यों, क्योंकि ये फाइनेंस की क्लासेस नहीं है ना, यहाँ तो बस मैं आपको इकोनॉमी समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपके लिए जानना जरूरी था। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं इसको, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। क्या है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये शेयर मार्केट पर सीधे खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर मार्केट में सीधे खरीदे बेचे जाते हैं। ये लाइन समझ में आई? जरा डिटेल में समझिएगा। ये म्यूचुअल फंड ही है लेकिन क्या है, यहां पर क्या होता है, इनको शेयर बाजार में सीधे खरीदे बेचा जाता है।
शेयर मार्केट में इनकी ट्रेड होती है। जैसे कि जब मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा था ना, तो क्या है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कारण फंड के पास पैसा जा रहा था और वो अपने लेवल पर वो ट्रेड कर रहा था। मैं शेयर मार्केट में जाके इसको नहीं बेच रहा था, मैं उसके ऐप पर जाके उसको ऑर्डर कर रहा था और वो मेरे बिहाफ पर जाके अपना सेल करके मेरा पैसा वापस दे रहा था। या जब मैं पैसा लगा रहा था तो वो मेरे बिहाफ पर जाके खरीदता था। बात समझ में आया? लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, इट इज लाइक अ बास्केट ऑफ शेयर्स। ये शेयर की एक टोकरी है, बास्केट ऑफ शेयर्स। ये क्या है, अलग अलग कंपनियों के शेयरों की एक टोकरी है। इस टोकरी को क्रिएट कर दिया है किसी कंपनी ने, इस टोकरी को क्रिएट कर दिया। जैसे मान के चलिए ये एक बास्केट तैयार किया गया, जिसमें क्या है, मान के चलिए रिलायंस के 5% शेयर है, मतलब इसमें जो भी होगा 5% जो है वो रिलायंस के शेयर हैं, 5% जो है वो टीसीएस का है, ऐसे ही 5% इन्फोसिस का है, 5% जो है वो मान के चलिए विप्रो का है। इस तरह से अलग अलग कंपनियां, 5% जो है वो एलएनटी का है, 5% जो है वो मान के चलिए अडानी इंटरप्राइज का है। इस तरह से जो है वो अलग अलग कंपनियों के मान के चलिए शेयर का एक बास्केट तैयार कर दिया गया और इस बास्केट को शेयर मार्केट में सीधे लिस्ट कर दिया गया। ये कंपनी नहीं है, इस बास्केट को जो है वो शेयर मार्केट में सीधे लिस्ट कर दिया गया है। अब मान के चलिए अगर मैं 100 रुपया लगा रहा हूं इसमें, तो ये 100 रुपया जो है वो इसी परसेंटेज में अपने आप टूट जा रहा है। मतलब मेरे 100 रुपया का 5% जो है वो रिलायंस में लग जाएगा, 100 रुपया का 5% जो है वो किसमें लग जाएगा, इन्फोसिस में, 5% जो है वो विप्रो में, 5% जो है वो अडानी इंटरप्राइज में, ऐसे लग जाएगा। इसको कहा जाता है ईटीएफ। यहां तक बात समझ में आई? एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहां मैं सर्च करता हूं ईटीएफ, ये देखिए निप्पन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, ठीक ना, ये एक तरह का ईटीएफ है। ये देख रहा, निफ्टी इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, यानी कि क्या है, निफ्टी में जो 50 कंपनियां है ना, निफ्टी में जो 50 कंपनियां है उसका ये एक ईटीएफ तैयार किया गया है। जैसे मान के चलिए यदि मैं निफ्टी के 50 कंपनियों की बात करूं तो उसमें रिलायंस भी है, ठीक ना, उसमें इन्फोसिस भी है, अलग अलग कंपनियों के उसमें शेयर है ना। अब मान के चलिए यदि मैं इन सभी शेयरों को खरीदने चलूं तो रिलायंस के एक शेयर का मूल्य कितना है, 2500, टीसीएस के एक शेयर का मूल्य है लगभग 3300-3400। तो 50 कंपनियों के एक एक शेयर को खरीदने में ही मेरा मान के चलिए 4-5 लाख रुपया चला जाएगा, ठीक ना, 4-5 लाख रुपया चला जाएगा। तो क्या है, ये क्या हो गया है, एक बास्केट तैयार कर दिया गया है। देख रहे हैं इस बास्केट का प्राइस क्या है, 200 रुपया। मैं 200 रुपया से इस ईटीएफ का एक यूनिट खरीद सकता हूं। वैसे यदि मैं मान के चलिए यदि मैं इंडिया के टॉप 50 कंपनी का प्राइस देखूं तो जरा देखिए, तो यदि मैं इंडिया के टॉप 50 कंपनी का प्राइस देखूं तो ये देखिए, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, ये देखिए क्या है प्राइस, 2400। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, टीसीएस, क्या दिख रहा, 3300, ठीक है। इस तरह से अगली कंपनी कौन सी है, एचडीएफसी बैंक, एक शेयर का प्राइस कितना है, 1600। तो अगर एक एक शेयर भी अगर मैं खरीदना चाहूं पूरे निफ्टी के सभी शेयरों का तो कई लाखों में चला जाएगा। लेकिन क्या है, ये देखिए ये ईटीएफ मेरे को अनुमति दे रहा है कि मैं 200 रुपया लगाकर भी इन सभी कंपनियों के शेयर खरीद सकता हूं, ठीक ना, 200 रुपया लगा के भी। ये देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स 50, ये 50 कौन कौन से स्टॉक हैं, ये 50 वही स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 के हैं, ठीक ना। जिस जिस परसेंट में निफ्टी में जिस जिस कंपनी का वेटेज है उसी अनुपात में मेरा 200 रुपया जो है वो इन सब में लग जाएगा। ये देखिए यहां तक दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका कितना है, इसका कितना है परसेंटेज, इसका परसेंटेज है ये देखिए 10%। तो 10% जो है वो अपने आप मेरा, मैं जो 200 रुपया लगाऊंगा उसका 10% इसमें लग जाएगा। दूसरे नंबर पर ये देखिए कौन है, एचडीएफसी बैंक, तो एसेट का परसेंटेज कितना है, 9.37। तो यानी कि मेरा जो 200 रुपया लगेगा उसका 9% इसमें लग जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी ये दूसरा है पेरेंट ग्रुप, टीसीएस दिख रहा है। लेकिन अगर मैं वैसे खरीदना चाहूंगा तो देखिए इन सब के कंपनी का एक एक का प्राइस क्या है,
इनको जोड़ते जोड़ते तो पता चल गया कि आप में 1 लाख रुपया लग गया, 2 लाख रुपया लग गया, ठीक ना। तो ETF जो है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप कम पैसे में अंडरलाइंग पूरे एसेट को खरीद सकते हैं। तो एक बात बताइए, ये अगर बास्केट है, जैसे बास्केट म्यूचुअल फंड में क्या होता था कि हम एक फंड मैनेजर को दे देते थे और वो हमारे बिहाफ पर क्या करता था, अलग अलग शेयरों में पैसा लगाता था अलग अलग परसेंटेज में। तो लगभग वैसा ही नहीं हो गया ETF भी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ETF जो है वो शेयर मार्केट का सीधे सीधे म्यूचुअल फंड है। यानी कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप किसी और को पैसा देते हैं और वो आपके बिहाफ पर लगाता है शेयर मार्केट में। यहाँ क्या होता है, आप डायरेक्ट लगा देते हैं बास्केट में, एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप बास्केट खरीद रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फंड है लेकिन ये एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पर सीधे ट्रेड हो रहा है, इसीलिए नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहां तक बात समझ में आ गया, यानी कि ये शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक ना। इसमें शेयर्स भी हो सकता है, इसमें बॉन्ड भी हो सकते हैं। इस तरह के जो है वो क्या होते हैं, इस तरह के बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस तरह के फंड जो होते हैं वो क्या मतलब ये अलग अलग संपत्तियां जो होती हैं वो इसके अंदर होती है और इनकी खरीद बिक्री होती है। यहां तक बात समझ में आया। अब जरा समझिए इन दोनों में एक और अंतर क्या होता है कि यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना, म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको शाम की NAV मिलती है। यानी कि पूरे दिन जो भी उतार चढ़ाव होगा ना शेयर्स में, उसका आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। शाम को बंद हुआ है ना, शाम को जब 3:30 बजे शेयर मार्केट बंद हो जाता है भारत का, तो उस टाइम जिन जिन कंपनियों के जो जो प्राइस रहे होंगे ना, उसके बेसिस पर आपको मिलता है। जैसे मान के चलिए मैंने आज 10 बजे या 12 बजे जो है वो मान के चलिए 1 लाख रुपया निवेश किया, लमसम किया किसी म्यूचुअल फंड में। तो 10 बजे दोपहर में, 10 बजे सुबह जो कंपनियों के प्राइस होंगे ना, मुझे वो नहीं मिलेंगे, मुझे मिलेंगे शाम में जब मार्केट क्लोज हो रहा था ना उस टाइम का प्राइस। शाम को जब मार्केट क्लोज हुआ है उस टाइम उस कंपनी के शेयर का क्या प्राइस था मुझे वो मिलेगा म्यूचुअल फंड में। बात समझ में आया। अब आपको पता तो है ही कि एक दिन में ही एक कंपनी में बहुत सारा उतार चढ़ाव आ सकता है, एक दिन में ही एक कंपनी में खूब सारा उतार चढ़ाव आ सकता है। देखिए एक ही दिन में दिखाता हूं, ये देखिए HDFC बैंक, यदि मैं आज भर की ही बात करूं, आज भर की ही बात करूं, आज का उतार चढ़ाव, रुकिए इसमें नहीं दिखाता हूं, इसी में दिखाता हूं, रुकिए। HDFC बैंक, HDFC बैंक, स्टॉक्स में जाओ, ये देखिए HDFC बैंक स्टॉक है ना, ये देखिए आज एक दिन में ही देखिए कितना सारा उतार चढ़ाव आया है, वन डे में ही। ये देखिए इसका कीमत जो है वो 1649, यहां देखिए ऊपर सबसे 1651 से लेकर और नीचे कहां तक गया है, नीचे गया है 1634 तक। यानी कि एक ही दिन में देखिए कितना उतार चढ़ाव होता है, एक ही दिन में। ये तो मान के चलिए एक एग्जांपल दिया, TCS देखिए एक एक दिन में खूब सारा उतार चढ़ाव हो जाता है। ये देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, देखिए वन डे दिखा रहा हूं, वन डे। सुबह जब ये खुला था तो इसके एक शेयर का प्राइस था 3228 और शाम तक बंद होते होते कहां पर ये बंद हुआ है, ये बंद हुआ है 3298। बीच में तो ये कहां पहुंच गया था, बीच में एक बार ये 3305 भी, 307 भी पहुंच गया था। यानी कि एक कंपनी के शेयर में इंट्राडे एक ही दिन में खूब सारा उतार चढ़ाव होता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करते हैं ना, तो आपको इंट्राडे का फायदा नहीं मिलेगा, उस दिन भर में कितना उतार चढ़ाव हुआ है उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, शाम को जो कीमत थी वो आपको मिलेगी। हो सकता है क्या कि जब आपने सुबह बेचा उस टाइम जो है वो बहुत हाई पर था और आप चाह रहे थे क्या कि प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन आपने बेचा और शाम तक जो है उन कंपनी के शेयर के प्राइसेस थोड़े लुढ़क गए और आपका प्रॉफिट घट गया। या फिर आपको लगा क्या कि आज सुबह सुबह जो है वो प्राइस गिरा हुआ है तो मैं सस्ता खरीद लूं, म्यूचुअल फंड में ऑर्डर डाला और शाम तक जो है उन कंपनी के शेयर प्राइसेस मान के चलिए थोड़े बढ़ गए, तो आपका थोड़ा महंगा खरीदा है, ऐसा हो सकता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि आपको शाम का प्राइस मिलता है। ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी ओर जब हम ETF के माध्यम से निवेश करते हैं ना, तो ETF के माध्यम से जिस टाइम आपने बाई या सेल किया है ना, उस एग्जैक्ट टाइम पर जो उस कंपनी का प्राइस होगा ना, उन कंपनियों का प्राइस होगा आपको वो मिलेगा,
ठीक ना। यानी कि इसमें आपको इंट्राडे बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि दिन भर का लाभ भी मिलता है। दिन भर का लाभ मिलता है। ठीक ना। लेकिन म्यूचुअल फंड से जब आप निवेश करते हैं तो आपको दिन भर में जो उतार चढ़ाव हो रहा है ना, उसका लाभ नहीं मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक ना। दूसरी तरफ जब आप क्या है म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं तो बट ऑब्वियस है क्या है कि आप किसी फंड मैनेजर के थ्रू निवेश करवा रहे हैं, फंड मैनेजर के थ्रू निवेश करवा रहे हैं जो आपके बिहाफ पर बहुत सारा काम कर रहा है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। जबकि तुलना में यदि हम ईटीएफ को देखें, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें निवेश कर रहे हैं, हालांकि इसमें भी पीछे कोई फंड मैनेजर बैठा होता है जिसने ये बास्केट तैयार किया है, ये टोकरी जिसने तैयार की है, ये तो मान के चलिए निफ्टी का एग्जांपल था, लेकिन ऐसे कई सारे ईटीएफ और तैयार किए जा सकते हैं जिसमें अलग अलग कंपनी के शेयर को किसी पर्टिकुलर रेशियो में जो है वो रखा गया है। जैसे कि दिखाता हूं, ये तो चलिए निप्पन इंडिया ईटीएफ था ना, ऐसे ही और कुछ ईटीएफ दिखाता हूं आपको। ये देखिए जैसे आईटीबीज या एसबीआई ईटीएफ, ये देखिए गोल्ड बीज, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100, दिख रहा है यूटीआई सिल्वर ईटीएफ। तो जैसे ये देखिए आईटीबीज, यानी कि ये क्या है, ये ऐसे कंपनियों का एक बास्केट तैयार किया गया है जो आईटी से रिलेटेड है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे देखिए उसने अपने हिसाब से जो है वो क्या किया है, अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी बांट दी है। जैसे कि टीसीएस में 27% जाएगा, इन्फोसिस में 24% जाएगा, विप्रो में 9.5% के आसपास जाएगा, एचसीएल में 9.35 जाएगा। तो ये भी तो किसी ने बांटा होगा ना, तो इसमें भी फंड मैनेजर है पीछे, कोई ना कोई मैनेज कर रहा है इसको भी, ठीक है, कोई भी इसको भी पीछे से मैनेज कर रहा है। ये देखिए फंड मैनेजर कौन है, मेहुल दामा, दिख रहा ना, इसको भी कोई मैनेज कर रहा है। लेकिन चूंकि इसमें उसकी भागीदारी कम है, आप खुद जो है वो खरीद बेच रहे हैं, ठीक ना, तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसमें चार्जेस जो होते हैं वो कम होते हैं म्यूचुअल फंड की तुलना में। म्यूचुअल फंड की तुलना में चार्जेस कम होते हैं। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक ना। तो ये होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दोनों में अंतर बता दिया, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसी संदर्भ में एक और नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, जिसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रीट, REIT, रीट्स या इनविट्स कहते हैं, इनविट्स, रीट्स और इनविट्स क्या है, जरा बात को समझिएगा। रीट्स का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इनविट्स का मतलब क्या होता है, इनविट्स का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जरा बात को समझिएगा, आखिर ये रीट्स क्या होते हैं, ठीक ना। रीट्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रियल एस्टेट क्षेत्र का म्यूचुअल फंड। रीट्स क्या होते हैं, दे आर म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट। इनको कहा जाता है कि ये रियल एस्टेट क्षेत्र के म्यूचुअल फंड। रियल एस्टेट सेक्टर किसको कहते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर का मतलब होता है क्या,
कि घर वगैरह से संबंधित या संपत्ति, चल संपत्ति से संबंधित क्या है जो निवेश के साधन होते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट का क्या मतलब होता है, घर। मैंने क्या किया है, कई सारे घर खरीद रखे हैं और क्या कर रखा है, मान के चलिए उनको किराए पे लगा रखा है, ठीक ना। तो ये किस तरह का मेरा निवेश हो गया, ये मेरा निवेश हो गया रियल एस्टेट सेक्टर में। यानी कि क्या कर रखा है मैंने, रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश कर रखा है। यहां तक बात समझ में आया, रियल एस्टेट क्या किसको कहते हैं, ठीक ना। ये रीट्स जो है ये रियल एस्टेट के इन म्यूचुअल फंड है। इसका क्या मतलब है, इनका मतलब क्या है कि भारत में रियल एस्टेट में निवेश कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। मान के चलिए मुझे एक घर भी खरीदना है ना, अगर मुझे एक घर खरीदना है, मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं एक घर खरीद लूं और क्या करूं, उसको किराए पर लगा दूं। उस किराए से मान के चलिए मुझे मंथली कुछ इनकम मिलता रहेगा और साथ ही साथ क्या है, समय के साथ साथ उस संपत्ति की भी कीमत बढ़ती रहेगी। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक फ्लैट खरीद लूं और उस फ्लैट को क्या करूं, किराए पर लगा दूं। क्या होगा, समय के साथ मुझे जो है वो उससे इनकम भी मिलता रहेगा मंथली इनकम के रूप में, और साथ साथ उस फ्लैट की भी कीमत बढ़ती रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी मेरा बढ़ता रहेगा। लेकिन यदि रियल एस्टेट में यदि मुझे निवेश करना है तो पैसा बहुत चाहिए। एक भी फ्लैट खरीदना है तो उसके लिए आप जान ही रहे हैं, अलग क्षेत्रों में यदि मैं लखनऊ की ही बात करूं तो एक 2 BHK भी आपको मिलेगा लगभग वही 50 लाख के आसपास, ठीक ना। एक सिंपल सा 2 BHK भी अगर आप लेने जाएंगे तो लगभग 50 लाख के आसपास लगेगा। तो आप जरा सोच के देखिए, यदि मैं एक छोटा सा निवेश भी करना चाह रहा हूं तो लाखों में पैसा लगेगा। समझ में आया। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है लगाने के लिए, मैं रियल एस्टेट में निवेश तो करना चाह रहा हूं लेकिन रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो ऐसे में मेरे पास क्या विकल्प आता है, मेरे पास विकल्प आता है रीट। रीट्स क्या है, रीट्स, रीट्स भी एक फंड की तरह होते हैं, एक फंड की तरह होते हैं जो क्या करेंगे, अलग अलग निवेशकों से पैसा जुटाएंगे, ठीक ना, अलग अलग निवेशकों से पैसा जुटाएंगे। मान के चलिए मैं 50,000 लगाना चाहता हूं, मेरे पास 50,000 है, 50 लाख नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास 50,000 है जिसको मैं रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना चाहता हूं। तो मैं 50,000 दूंगा, किसी के पास मान के चलिए 25,000 है वो देगा, किसी के पास मान के चलिए 30,000 है वो देगा। ऐसे करके क्या हुआ, मान के चलिए 500 करोड़ का एक फंड तैयार हो गया, अलग अलग लोगों ने लगाया तो सबको मिलाकर एक फंड तैयार हो गया ना। अब जरा सोच के देखिए, अब ये 500 करोड़ रुपए से कई सारे घर खरीदे जा सकते हैं, ठीक ना। तो रीट्स, ये जो ट्रस्ट है ना, ये जो ट्रस्ट है ये क्या करेगा, हम सबके बिहाफ पर, हम सबकी तरफ से क्या करेगा, अलग अलग संपत्ति खरीद लेगा, अलग अलग जो है वो रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज खरीद लेगा। और फिर क्या है, मान के चलिए जैसा जैसा हमने जितना जितना पैसा लगा रखा है उस अनुपात में इस रीट में हमारा वैल्यू होगा, ठीक ना। और जो भी इनकम आएगा ना, मंथली इनकम आएगा अलग अलग प्रॉपर्टी से, जितना अनुपात में मैंने उसमें पैसा लगा रखा है उस अनुपात में मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा। मान के चलिए यदि मैंने 50,000 लगा रखा है तो 50,000 जितना मेरा लगा हुआ है ना, तो उसका जितना परसेंट बनता है, 500 करोड़ का 50,000 जो परसेंटेज बनता है, तो मंथली इनकम भी जो आएगा ना तो उतना परसेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक ना। इसी कारण से इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कि ये रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड है। बात समझ में आया। यानी कि रेट्स के माध्यम से क्या है कि भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाने को आसान कर दिया गया है। ये भी जो है वो भारत में सेबी के ही नियंत्रण में आते हैं, ध्यान रखिएगा, भारत में ये भी सेबी के ही नियंत्रण में आते हैं, ठीक ना। सेबी ने 2021 में न्यूनतम, इसमें मिनिमम जो है वो पैसा लगाने को की राशि को कम कर दिया है। अब वर्तमान में 10,000 से लेकर 15,000 तक का एक आदमी जो है वो निवेश आराम से कर सकता है, मिनिमम इतना निवेश कर सकता है, ठीक ना। अब 5 रुपया लेके नहीं मतलब निवेश कर सकते हैं ना रियल एस्टेट सेक्टर में, तो इस सीमा को घटा दिया है। पहले जो है वो 1 लाख के आसपास हुआ करता था, फिर और घटा 50,000 के आसपास, तो वर्तमान में जो है वो क्या है, वर्तमान में क्या है कि इसके प्राइस को घटा दिया गया है। रीट्स का भी क्या होता है, जैसे कि आईपीओ आता है ना, उसी तरह का इसका भी आईपीओ आता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्विटी इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक ना, जिसमें एक न्यूनतम राशि होती है, इतना जो है वो आप इसमें पैसा लगाइए, इतना पैसा लगाइए और फिर क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ये जैसे जैसे जो है वो आपका रेंट बढ़ेगा, रेंट आएगा, वैसे वैसे आपको परसेंटेज के रूप में रेंट मिलता रहेगा, और बाकी उस प्रॉपर्टी के भी तो वैल्यू में बढ़ोतरी होती है। अरे रेंट तो मिल ही रहा है, मान के चलिए आज मैंने 20 लाख का एक घर खरीदा है,
20 लाख का घर खरीदा, मान के चलिए पर मंथ मेरे को उसमें से 8,000 रुपया इनकम मिल रहा है, लेकिन आज के 10 साल बाद उस घर का कीमत 20 लाख थोड़ी रहेगा, उसका वैल्यू भी तो बढ़ जाएगा। तो दोनों फायदे मिलते रहेंगे। जैसे कि आप घर में आपको जो फायदा मिलता है वो सारे फायदे आपको रीट्स के माध्यम से मिले, ठीक ना। लेकिन रीट्स में देखिए कुछ और ये है, कुछ अलग चीजें हैं इसमें, कुछ अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ था ट्रस्ट। रीट्स क्या होते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। चूंकि ये अपने आप को एक ट्रस्ट के रूप में क्या करते हैं, ट्रस्ट के रूप में ये अपने आप को वो करते हैं, लिस्ट करवाते हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। ट्रस्ट, भारत में पता है ना कि ट्रस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक। तो ये ट्रस्ट ये टैक्स नहीं देते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि ये जो भी प्रॉफिट कमाते हैं ना उसका 90% फ्री होते हैं। लिख देता हूं यहां पर, ये टैक्स फ्री होते हैं चूंकि ट्रस्ट है। ये जो भी प्रॉफिट कमाते हैं ना उसका 90% जो है ये अपने निवेशकों में बांट देते हैं। और 10% जो है ये अपने लिए रख लेते हैं मार्जिन के रूप में, कमीशन के रूप में। 10% इनका कमीशन होता है, तो बाकी 10% जो है वो इनका कमीशन होता है, ठीक ना। क्या है यहाँ पर बात हो गई कि 90% जो है वो लाभ का ये हम अपने निवेशकों में बांट देते हैं। जैसे मान के चलिए 500 करोड़ आया, 500 करोड़ का मान के चलिए एक महीने में प्रॉफिट आया 50 करोड़, तो 50 करोड़ में से 45 करोड़ जो है वो तो हिस्सेदारी के, जिसकी जितनी जितनी हिस्सेदारी है वो उनमें बटेगा उस परसेंटेज में, लेकिन 5 करोड़ रुपया जो है वो ये फंड रख लेंगे। यहां तक बात समझ में आया, ठीक ना। तो ऐसे रीट्स काम करते हैं, यहां तक बात समझ में आया। सिमिलरली जैसे ही रीट काम करते हैं वैसे ही इनविट्स भी है भारत में। इनविट्स यानी कि ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक ना। ये क्या है? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड का क्या मतलब है? ये अलग अलग अवसंरचनाओं में निवेश करते हैं, अलग अलग लोगों से पैसा जमा करते हैं और क्या करेंगे, ये किसी अवसंरचना में निवेश करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई पुल बन रहा है या कोई हाईवे बन रही है, ठीक ना, अलग अलग अवसंरचना, ये उसमें निवेश करेंगे। और फिर क्या है, मान के चलिए वो पुल बनने से या वो हाईवे बनने से धीरे धीरे जैसे जैसे उससे टोल कलेक्शन होगा या फिर मान के चलिए जो भी प्राइस मिलेगा वो क्या होगा, इसके निवेशकों में बांटा जाएगा। तो इन्वेट्स क्या होते हैं? इन्वेट्स रियल एस्टेट की ही तरह होते हैं, लेकिन ये सीधे अवसंरचना में निवेश करते हैं। ये रियल एस्टेट में नहीं कि अवसंरचना में निवेश करते हैं, ठीक ना। जैसे कि बिजली उत्पादन की कोई कंपनी खड़ी करनी है, कोई नया प्लांट लगाना है, तो ये अलग अलग लोगों से पैसा जुटा लेंगे और ये क्या करेंगे, बिजली का प्लांट लगा देंगे। अब मान के चलिए कि बिजली बेच बेच कर जो फायदा होगा वो सारे निवेशकों में बटेगा, ठीक ना। तो ये अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक तरह का कदम है। इन्वेट्स के माध्यम से क्या किया जा सकता है कि अलग अलग निवेशकों से, छोटे छोटे निवेशकों से थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के किसी बड़ी अवसंरचना का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक ना। तो ये है रीट्स इन्वेट्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक ना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? फॉरेन पोर्टफोलियो का निवेश मतलब होता है कि किसी एक देश के निवेशक किसी दूसरे देश के शेयर मार्केट में जाकर निवेश करें, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, ठीक ना। एक देश के निवेशक किसी दूसरे देश के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। दूसरे देश के शेयर बाजार में निवेश करें। यहाँ शेयर बाजार प्रमुख है,
पोर्टफोलियो का मतलब ही है शेयर बाजार में निवेश करें, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एफपीआई। एक देश के निवेशक जब दूसरे देश के शेयर बाजार में जाके निवेश करें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। ये सामान्यतः बड़े निवेशक होते हैं, मतलब कुछ खुदरा वाले नहीं, बहुत बड़े बड़े निवेशक होते हैं। ये बड़े निवेशक होते हैं जो भारी मात्रा में एक कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, भारी मात्रा में निवेश करते हैं। ठीक ना। इनका उद्देश्य उस कंपनी के प्रबंधन वगैरह में कुछ नहीं होता है, ये उस कंपनी में कोई सुधार उधार नहीं लाना चाहते हैं। इनका बस उद्देश्य होता है कि शेयर में उतार चढ़ाव से पैसा कमाओ और निकल लो, शेयर में उतार चढ़ाव से पैसा कमाना। मान के चलिए रिलायंस में यदि एफपीआई आया है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है, से फायदा कमाना। यदि मान के चलिए रिलायंस नाम की रिलायंस कंपनी है भारत में, जिसमें मान के चलिए यदि एफपीआई आया है यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुकेश अंबानी जी के साथ बैठ के जो है ना वो शेयर डिस्कस करने वाले हैं क्या कि आप ये चीज कीजिए, जियो का जो है वो ये प्राइस जो है वो ज्यादा है या कम है, लोगों के लिए जो है वो प्राइस और कम किया जा सकता है, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। उनको कुछ भी डिस्कस नहीं करना, वो बस रिलायंस के शेयर में उतार चढ़ाव से पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक ना। तो यानी कि उनको क्या बोलते हैं, प्रबंधन में कोई रुचि नहीं है, मैनेजमेंट में कोई रुचि नहीं है। ठीक ना। इसी कारण से एफपीआई के रूप में जो देश में पैसा आता है ना, एफपीआई के रूप में जो देश में पैसा आता है, इसे हॉट मनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी क्यों कहते हैं, हॉट मनी इसलिए कहते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं क्या, कि ये बड़े निवेशक होते हैं तो बहुत भारी मात्रा में क्वांटिटी में बाय करते हैं। और कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका था कि जब एक कंपनी में बहुत ज्यादा बल्क में बाइंग होती है तो क्या होता है, उसके प्राइसेस चढ़ते हैं। जब बल्क में सेलिंग होती है तो उसके प्राइसेस गिरते हैं। बात समझ में आ रहा, एग्जांपल दिया था ना मैंने कि मान के चलिए बहुत सारे लोग जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीदने आ गए तो क्या हो जाएगा, उसका प्राइस जो है वो चढ़ जाएगा। अगर बहुत सारे लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका प्राइस गिर जाएगा। ठीक ना। तो चूंकि ये एफपीआई जो होते हैं ये भारी मात्रा में बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो इसके कारण इनके एक्शंस का उस कंपनी के शेयर पर तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी कि ये तेजी से चढ़ा सकते हैं, तेजी से गिरा सकते हैं। इसी कारण क्या कहा जाता है, इस पैसे को हॉट मनी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये रुकते नहीं है, इनको प्रबंधन में कोई रुचि नहीं है, इनको बस शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना है। तो तेजी से ये डालते हैं पैसा, प्रॉफिट कमाते हैं, फिर बेच के निकल लेते हैं। That is why their money is known as hot money। ठीक ना, कि लंबे समय तक अपना निवेश नहीं रखते हैं, एक देश से दूसरे देश में भाग जाएंगे। भारत में कुछ समय तक रहा, 5 कंपनियों में लगाया, फिर मान के चलिए चेंज हो गए, किसी दूसरे देश में चले गए। तो इनको विश्व में जहां भी इनको प्रॉफिट दिख रहा होगा, जहां भी इसको संभावना दिख रहा होगा, ये क्या करते हैं, निवेश करते हैं और पैसा बनाते हैं। बात समझ में आया। तो ये है एफपीआईज। एफपीआईज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एफपीआई को भी 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। दो प्रकार, पहले को कहा जाता है एफआईआई, ठीक ना, और दूसरे को कहा जाता है क्यूएफआई। एफआईआई क्या होते हैं, एफआईआई को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ क्यूएफआई जो है, इनको कहा जाता है क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक ना। पहले क्या हो गए, पहले हो गए जिनको हम कहते हैं कि पहले को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दूसरे को कहा जाता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
ये दो प्रकार के होते हैं। जरा बात को समझिएगा, जरा बात को समझिएगा। एफआईआई कौन होते हैं? एफआईआई, अब एफपीआई के दोनों प्रकारों की बात कर रहा हूं मैं। एफआईआई क्या होते हैं? एफआईआई होते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। ठीक, विदेशी संस्थागत निवेशक का क्या मतलब है? विदेशी संस्थागत निवेशक का मतलब है कि ये अपने देशों में, अपने देश जिस देश के ये हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से एक फंड बनाकर पैसा जुटाते हैं। ठीक ना, संस्थान अलग अलग क्या है, ये एक संस्थान है जो क्या करते हैं, अपने देश में अलग अलग छोटे छोटे निवेशकों से क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। ठीक ना, ये क्या हो सकते हैं, ये बीमा कंपनी हो सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या करेंगे, फंड क्रिएट करके अलग अलग निवेशकों से पैसा जुटाएंगे और इसका एक कॉर्पस तैयार कर लेंगे, ये फंड तैयार हो जाएगा और इस पूरे फंड को अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के शेयर बाजार में निवेश करेंगे। अलग अलग देशों के शेयर बाजार में निवेश करेंगे। ठीक ना, तो ये होते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक ना, ये कई सारे निवेशकों से धनराशि एकत्र कर लेते हैं और भारत के शेयर बाजार में या किसी अन्य देश के शेयर बाजार में क्या करते हैं, ये उस फंड को निवेश कर रहे होते हैं। ठीक ना, जैसे मान के चलिए भारत में ही कोई कंपनी है, भारत में ही मान के चलिए कोई कंपनी है, जैसे कि अभी हमने देखा ना क्वांटम म्यूचुअल फंड, या मान के चलिए टाटा म्यूचुअल फंड, या मान के चलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोई भी है। मान के चलिए वो क्या कर रहा है, भारत के अलग अलग छोटे छोटे निवेशकों से पैसा जुटा रहा है और एक फंड तैयार कर रहा है और इस पूरे फंड को क्या कर रहा है, वो जाके यूएसए के मार्केट में निवेश कर दे रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा एफआईआई का। बात समझ में आया? ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा एफआईआई का। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आया? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, यहां तक क्लियर है? अगला जो हमने देखा था दूसरा, वो था क्यूएफआई, यानी कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। क्यूएफआई क्या होते हैं? क्यूएफआई होते हैं बाकी देशों के व्यक्तिगत निवेशक, यानी कि मैं और आप जैसे लोग, ये विदेशों के आम निवेशक होते हैं। ये विदेशों के आम निवेशक होते हैं जो क्या करते हैं, अपने देश में तो पैसा लगा ही रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरे देशों में भी पैसा लगाना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलिए, ठीक ना, जैसे मान के चलिए क्या है कि अमेरिका का कोई आदमी है, अमेरिका का कोई, यूएसए का कोई इन्वेस्टर है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रेगन ट्रंप, रेगल ट्रंप। मान के चलिए रैंडम नाम है, कोई पर्सन नहीं है, ठीक ना, मन में आया तो रेगल ट्रंप लिख दिया। ठीक, मान के चलिए ये कोई आदमी है, ठीक, इसको क्या है, इसको मन है क्या कि नहीं, रिलायंस जो है वो अच्छी कंपनी है, इसको लगता है और ये रिलायंस में पैसा लगाना चाह रहा है, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहा है। तो ये क्या करेगा, ये भारत, क्यों, क्योंकि रिलायंस कंपनी के शेयर यूएसए के स्टॉक मार्केट में तो मिल ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने अपने आप को लिस्ट ही नहीं करवा रखा है यूएसए में। बात समझ में आया? ठीक ना, तो क्या होगा, अगर मान के चलिए इसको रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो इसको इंडियन शेयर मार्केट में आके खरीदना पड़ेगा ना, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर आके खरीदना पड़ेगा। ठीक ना, तो इस टाइप का निवेश जो है वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया? यानी कि क्या हो गया कि ये विदेशों के आम निवेशक हैं जो अपना पैसा भारत के शेयर बाजार में क्या करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। यहां तक बात समझ में आ रही? अब जरा समझिए, भारत में या फिर क्यूएफआई के माध्यम से किसी भी देश के शेयर मार्केट में केवल वही देश के लोग निवेश कर सकते हैं। क्यूएफआई के माध्यम से केवल उसी देश के निवेशक अन्य देश के
शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। कर सकते हैं जो FATF के सदस्य हों। ठीक ना। यदि मान के चलिए कि भारत में किसी भी देश का आम निवेशक निवेश करना चाहता है, तो इसके लिए पूर्व शर्त क्या है कि वो देश FATF का सदस्य हो। यदि वो देश FATF का सदस्य नहीं है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, वो भारत में निवेश नहीं कर सकता है। FATF एक अलग संस्थान है, आपको IR में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी को लॉन्डर किया जाता है। लॉन्डर का क्या मतलब होता है? लॉन्डर का मतलब होता है काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करना। ठीक ना, काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। इसका उद्देश्य है टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। टेरर फाइनेंसिंग यानी कि आतंकवाद के लिए जो वित्तीयन होता है ना, फाइनेंसिंग, इसको रोकना। ठीक है, इसका उद्देश्य है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। ये टॉपिक कहीं और का है रिलेटेड, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। FATF के बारे में बाद में बता दूंगा, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होंगे ना, उस टाइम बता दूंगा FATF के बारे में। अभी बस इतना जान लीजिए कि FATF नाम का एक संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है देश में मनी, मतलब वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। यानी कि जो काले धन को सफेद किया जाता है ना, ब्लैक को व्हाइट किया जाता है, इसी को कहा कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। टेरर फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि आतंकवाद के प्रचार प्रसार के लिए या फिर बम बारूद या फिर जो है वो स्लीपर सेल वगैरह तैयार करने के लिए जो फाइनेंसिंग की जाती है उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, FATF बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान हमेशा ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट के चक्कर में पड़ा रहता है ना। ठीक है, तो FATF एक समूह है, दिखा देता हूँ ताकि दिमाग में रहे। बाद में बताऊंगा इसके बारे में, बहुत डिटेल में बताऊंगा FATF जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना। ये देखिए, ये देखिए FATF ऑफिशियल वेबसाइट, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? देखिए नाम क्या बता रखा है, इज अ ग्लोबल एक्शन टास्क फोर्स, इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। यानी कि ये इस पर निगरानी रखता है। ठीक ना, ये है FATF, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक ना, FATF, यहां तक बात समझ में आ रही? टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड यह एक संगठन है। वर्तमान में यदि हम बात करें, तो भारत समेत इसमें 39 सदस्य हैं, इसके 39 कंट्रीज हैं। इसके 39 कंट्रीज हैं, सदस्यों की संख्या 39 है। इसमें कितने सदस्य हैं? 39, जिसमें GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कंट्रीज कई सारे देश आते हैं, 6-7 देश है। इन सब देशों का एक समूह है जिसको क्या कहते हैं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, इसके सारे मेंबर इस 39 के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये अलग से एक मेंबर है, इसको एक मेंबर माना जाता है। और GCC में अपने आप 6 या 7 जो है वो कंट्रीज हैं। दूसरी तरफ है EU, इसका तो नाम सुना ही होगा, यूरोपियन यूनियन। ये अपने आप में इसका एक मेंबर है। ठीक ना, तो यानी कि 39 का मतलब क्या हो गया? 39 का मतलब हो गया 37 प्लस GCC प्लस EU। ठीक ना, तो यूरोपियन यूनियन के भी जितने सदस्य हैं वो सब इसके अलग से मेंबर हैं।
ठीक ना। जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर हैं वो सब भी इसके अलग से मेंबर हैं। तो यानी कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आवश्यक है कि केवल उसी देश के आम निवेशक किसी दूसरे देश के शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं जो देश जो है वो एफएटीएफ का सदस्य देश हो। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक ना। ये देखिए दिखा देता हूं, मेंबर्स, ये देखिए कंट्रीज है ना, ये देखिए एफएटीएफ मेंबर कंट्रीज। रशियन फेडरेशन को 24 फरवरी 2023 को इसमें से सस्पेंड कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट भी, ठीक ना। यहां तक बात देखिए, ये सारे कंट्रीज हैं, इसमें देखिए ये आपको अलग से दिख रहा है इंडिया, ठीक ना, इंडिया अलग से है, ठीक, क्लियर। तो ये हैं इसके टोटल मेंबर्स। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मेंबर कंट्रीज, देखिए मेंबर की जब बात कर रहे हैं, अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया वगैरह है ना, इसमें देखिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अलग से दिख रहा है ना, जीसीसी। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो अलग से आपको इसके सारे मेंबर दिख जाएंगे। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ये देखिए ये 6 देश आते हैं, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया और सऊदी अरेबिया, यानी कि 37 + 6 ये अलग से, ठीक ना, 6 मेंबर हैं। तो ये एक अलग से इसके मेंबर हैं। इसके अलावा ये देखिए यूरोपियन कमीशन, ठीक ना, यूरोपियन कमीशन में जो देश आते हैं वो अलग से इसके मेंबर है, ठीक ना, बता नहीं रखा। नहीं, यूरोपियन यूनियन में जो अलग अलग देशों का समूह है ना, वो इसका अलग से एक मेंबर है। यहां तक बात समझ में आ रहा, ठीक ना। तो ये हो गया, हमें समझ में आ गया यहाँ पर एफएटीएफ क्या है। बात हम क्या कर रहे थे, हम वो बात कर रहे थे कि क्यूएफआई यानी कि क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट केवल वही देश कर सकते हैं भारत में जिस देश के मेंबर जो है वो क्या है, जिस देश के जो देश जो है वो एफएटीएफ का सदस्य है। यहां तक बात समझ में आ रही, ठीक ना, यहां तक क्लियर है ना। अब जैसे देखिए आप लोगों को दिखाता था ना, मैं किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग जब मैं पैटर्न दिखाता था, जैसे कि देखिए एचडीएफसी बैंक है ना, इसके जब शेयर होल्डर्स में जाते थे तो ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख रहा है एफआईआईज, ये एफआईआईज दिख रहा है, यानी कि इस कंपनी में लगभग 32% के आसपास शेयर किसके पास है, एफआईआईज के पास, विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास, यही है, ठीक ना। अभी बताया ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, पहले को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहां तक बात समझ में आई, ठीक ना। तो ये देखिए कोई भी शेयर आप खोल लीजिएगा ना, जनरली आपको दिखेगा उसमें कुछ ना कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक ना। तो इसकी मैं रिलायंस की ही बात करूं, ये देखिए एफआईआईज इसमें भी दिख रहा है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अलग अलग निवेशक हैं जो क्या कर रहे हैं, इस कंपनी के शेयर्स में निवेश कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक ना। तो ये था हमारा क्या, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पी नोट्स। पी नोट्स आम बोलचाल की भाषा में इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी नोट्स। जाके देखिएगा इन चैप्टर से पीटी में खूब सवाल आए हुए हैं आईएएस के एग्जाम्स में, ठीक ना। इन चैप्टर से पीटी में खूब सारे सवाल आए हुए हैं आईएएस के एग्जाम्स में। कोई निकल की क्लास में जो है ना वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक ना। 2022 वाला हम लोगों ने देखा था ना, 2021 वाला हम लोग एक बार देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो हम आंसर कर पाए। उसके बाद कई सारे चैप्टर्स हमने पढ़े हैं ना, तो उन चैप्टर्स के बेसिस पर हम कोशिश करते हैं कुछ और क्वेश्चन को आंसर करने की, ठीक ना। चलिए तो ये देखिए पी नोट्स, यहां तक बात समझ में आ रही, पी नोट्स क्या है।
देखिए भारत में यदि किसी संस्थान को, किसी एफआईआई को यदि भारत में निवेश करना है, भारत के शेयर बाजार में निवेश करना है, तो इसके लिए क्या होता था, इसे भारत में उसे पंजीकृत करना होता था, अपने आप को रजिस्टर करवाना होता था। भारत में निवेश करने हेतु क्या करना होता था, एफआईआई को अपने आप को पंजीकृत करवाना होता था। या तो भारत में पंजीकृत करवाओ या मॉरिशस में पंजीकृत करवाओ। मॉरिशस को हम लोगों ने बहुत सारे छूट दे रखे हैं, ठीक ना, तो मॉरिशस में या तो पंजीकृत हो, तभी जो है ये भारत में निवेश कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि जो भी एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, विदेशी संस्थागत निवेशक है, यदि वो भारत में निवेश करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको भारत में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, उसको अपने आप को भारत में पंजीकृत कराना होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसके कारण क्या होता है कि कुछ एफआईआईज जो पंजीकृत नहीं है भारत में, जो भारत में पंजीकृत नहीं है, वो भारत में निवेश नहीं कर सकते हैं, या जो मॉरिशस में पंजीकृत नहीं है वो भी भारत में निवेश नहीं कर सकते हैं। पंजीकृत नहीं है, जो मॉरिशस में पंजीकृत नहीं है, जो पंजीकृत नहीं है, कहां कहां, या तो भारत में या मॉरिशस में, वो भारत में, फिर वो भारत के शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि भारत के शेयर बाजार में कैपिटल का फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसे में सेबी आई एक नए विकल्प के साथ। सेबी क्या चाह रही थी, सेबी चाह रही थी कि भारत के शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश बढ़े। इससे क्या होगा, इससे होगा इंडियन कंपनीज के बारे में वैश्विक स्तर पर चर्चा बढ़ेगी, भारत के बारे में लोगों में ज्यादा चर्चा होगी, ज्यादा जानकारी होगी, लोग ज्यादा जागरूक होंगे, भारत में कैपिटल का फ्लो ज्यादा आएगा, तो इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तो ये कई सारे जो होते हैं इसके फायदे होते हैं, ठीक ना। तो सेबी ने क्या किया, भारत में सेबी ने एफआईआई के निवेश को बढ़ावा देने के लिए पी नोट्स की संकल्पना को स्टार्ट किया। पी नोट्स की संकल्पना को प्रारंभ किया। क्या है पी नोट्स, जरा बात को समझिएगा। पी नोट्स एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से भारत के शेयर बाजार में ऐसे एफआईआई भी निवेश कर सकते हैं जो या तो भारत में या मॉरिशस में पंजीकृत नहीं हो। बात समझ में आया, यानी कि ये एक ऐसा नोट है, ये एक ऐसा नोट है जो ऐसे एफआईआई को जो भारत में या मॉरिशस में पंजीकृत नहीं है, जो भारत या मॉरिशस में गैर पंजीकृत एफआईआई को भी निवेश करने की अनुमति देता है, को निवेश की अनुमति देता है, को भारत के शेयर बाजार में निवेश की अनुमति देता है। बात को समझिएगा। पी नोट्स कौन से नोट्स हैं? पी नोट्स ऐसे उपकरण हैं जो ऐसे एफआईआई को, ऐसे विदेशी संस्थागत निवेशकों को भी भारत के शेयर बाजार में निवेश की अनुमति देता है
जो न तो भारत में न ही मॉरिशस में पंजीकृत हैं। पहली बात तो समझ में आ गई। इसे उपकरण के रूप में सेबी ने चाहे जारी किया है, लेकिन इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है भारत में, करता है भारत या मॉरिशस में पंजीकृत एफआईआई। यानी कि ये वैसा ही है, ये वैसा है कि आपने रजिस्टर करवा रखा। मान के चलिए मैं एक एफआईआई हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है भारत में, ठीक ना। लेकिन मान के चलिए आप जो है वो आप भी एक एफआईआई है, लेकिन आपका ना तो भारत में रजिस्ट्रेशन है ना मॉरिशस में रजिस्ट्रेशन है। तो नियम के अनुसार तो आपको भारत के शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है, पी नोट्स एक ऐसा उपकरण है, पी नोट्स मैं आपको बना के दूंगा कि मेरी तरफ से आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक ना। तो पी नोट्स मैंने आपको बनाकर दे दिया। अब इस पी नोट के माध्यम से आप भी भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। वैसे यदि नियम के माध्यम से देखें तब तो आपका भारत के शेयर बाजार में निवेश करने का अधिकार नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि भारत के शेयर बाजार में केवल वही एफआईआई निवेश कर सकते हैं जो या तो भारत में या मॉरिशस में पंजीकृत हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अनुमति मिल जाती है, ठीक ना। तो देख लीजिएगा, स्टेटमेंट के रूप में आपसे यूपीएससी क्या पूछेगा, आपको फंसा लेगा क्या कि पी नोट्स कौन जारी करता है? सेबी। अभी तुरंत खुश होंगे, आप मुस्कुराएंगे क्या कि हाँ सर, शेयर मार्केट को तो सेबी ही रेगुलेट करता है, तो सेबी जारी करता है। ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेबी ने पी नोट्स को एक उपकरण के रूप में प्रारंभ जरूर किया है, लेकिन पी नोट्स जारी कौन करता है? ये जारी करता है भारत या मॉरिशस में पहले से जो पंजीकृत एफआईआईज हैं वो जारी करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा बात को समझिए, उद्देश्य क्या था इसका, पी नोट्स क्यों लाया गया? क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों लाया गया ये पी नोट्स वाला चक्कर। बात क्या होती है ना कि पंजीकरण के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बहुत सारी आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, आपसे बहुत सारी सूचनाएं ली जाती है। आप कहीं पंजीकरण करवाते हैं तो आपसे पूछा जाता है ना कि कहाँ क्या है, कौन हो। आप भी कहीं पंजीकरण करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बहुत सारी जानकारियां आपसे ली जाती है। अब जरा सोच के देखिए, जो भारत में रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपने आप को, जो एफआईआई, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि तुम कहां से फंड लाते हो, ठीक ना, क्या है तुम्हारा सोर्स, किस तरह की बहुत सारे इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। तो इस कारण से जो है ना, जो थोड़ा सा गड़बड़ काम करना चाहते हैं वो लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक ना, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना चाहते हैं। तो पी नोट्स के माध्यम से क्या किया जाता है, पी नोट्स के माध्यम से उनसे भी पैसा भारत में जुटाए, मतलब आकर्षित किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर जब ये 2 नंबर का पैसा है, या फिर मान के चलिए इस पैसे में कुछ समस्या है, तो फिर भारत क्यों, या भारत सरकार या सेबी जो है वो क्यों भारत में निवेश को बढ़ावा देना चाह रही है इनके माध्यम से? क्यों? क्योंकि भारत में कैपिटल गेन टैक्स लगता है। बताऊंगा जब टैक्स पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम बताऊंगा। भारत में पूंजी लाभ कर मिलता है, लगता है। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? कैपिटल गेन टैक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने जो पूंजी लगाई थी ना, यदि उस पर कुछ लाभ हुआ है तो उस लाभ का 1% जो है वो आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स, ठीक ना। टैक्सेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना तो उस टाइम बहुत डिटेल में बताऊंगा कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। अभी बस सिंपल समझ लीजिए। मान के चलिए यदि मैंने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपया लगाया है और उस 1 लाख रुपए पर मान के चलिए 50,000 मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो उसके ऊपर उस 50,000 जो गेन हुआ है ना उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक ना। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं पूंजी लाभ कर, उसी को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब जरा सोच के देखिए, यदि एफआईआई पंजीकरण के कारण भारत में कम निवेश कर रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी तो कम बनेगा ना। तो भारत सरकार को जो धन की आपूर्ति हो सकती थी या ज्यादा टैक्स मिल सकता था उसमें भी तो कमी आएगी। तो भारत सरकार टैक्स को बढ़ावा देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो, इसके लिए भी क्या करती है, क्या बोलते हैं, सेबी के माध्यम से, पी नोट्स के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देती है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक ना। तो पी नोट्स को एक व्यवस्था के रूप में या एक उपकरण के रूप में वही साल 2003-4 के आसपास लागू किया गया था, ठीक ना। 2003-4 के आसपास लागू किया गया था, ठीक ना। जिस कारण से क्या हुआ है कि भारत के शेयर बाजार में निवेश जो है वो पी नोट्स के माध्यम से 50% से ज्यादा हो गया। यानी कि इसके कारण इनफैक्ट ये भी देखा गया कि जो कंपनियां या जो संस्थागत निवेशक अपने आप को भारत में रजिस्टर करवा सकते थे वो भी अब अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो पी नोट्स के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, ठीक ना, पी नोट्स के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो गया, देखिए कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। फायदे तो मैंने आपको गिना दिए, फायदे क्या क्या गिना दिए आपको, इसके कई सारे फायदे हुए। यदि फायदों की बात करें तो पहला, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। दूसरे फायदे की यदि मैं बात करूं तो पूंजी लाभ कर में वृद्धि हुई। वृद्धि हुई, ये सारे कुछ फायदे हुए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी भारत को झेलने पड़े, या कुछ समस्याएं भी इसके संदर्भ में उत्पन्न हुई। नुकसान की जगह समस्या लिख लेते, इससे संबंधित कुछ समस्याएं भी भारत को झेलनी पड़ी। ये समस्याएं कौन सी हैं, जरा बात को समझिएगा। इन समस्याओं में जो सबसे पहली समस्या है वो क्या है कि भारत में पी नोट्स के माध्यम से जो पैसा आ रहा था, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में काले धन की आपूर्ति बढ़ी, ब्लैक मनी, काले धन की आपूर्ति बढ़ी। क्यों? क्योंकि पी नोट्स के माध्यम से जो निवेश होता है उसमें हम सोर्स नहीं पहुंच सकते हैं कि आपके इस फंड का स्रोत क्या है। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ पंजीकृत ही नहीं है। तो इसके माध्यम से क्या हो गया, भारत में काले धन का क्या हो गया, काले धन का आगमन जो है वो बढ़ा। इसके कारण क्या है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, वही ब्लैक को व्हाइट करना, यानी कि भारत से पैसा विदेशों में जाने लगा और यही विदेशों से पैसा वापस घूम के भारत के शेयर मार्केट में एफआईआई के रूप में, एफआईआई के माध्यम से निवेश होने लगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है राउंड ट्रिपिंग, ठीक ना, कि भारत का पैसा ही बाहर गया और फिर घूम के वापस भारत में ही आ गया, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, ठीक ना। मैंने आपको बताया कि इसके कारण क्या हो गया, भारत में जो एफआईआई अपने आप को क्या करवा सकते थे, पंजीकृत करवा सकते थे, वो भी अब अपने आप को पंजीकृत नहीं करवाने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि जब पी नोट्स के माध्यम से हम निवेश कर ही सकते हैं तो हम क्यों करें, अपने आप को क्यों रजिस्टर करवाएं। तो इस कारण से क्या हो गया कि जो पंजीकृत होते हैं उससे हम कुछ चार्ज लेते हैं, तो वो भी राजस्व की हानि हुई, ठीक ना। और इसके कारण क्या हो गया कि घरेलू मुद्रा जो है, भारत की घरेलू मुद्रा क्या हो गई, सशक्त हुई, मजबूत हुई। भारत की घरेलू मुद्रा सशक्त हुई। क्यों? क्योंकि डॉलर का आगमन बढ़ा ना, घरेलू मुद्रा मजबूत हुई। देखिए यही स्टेटमेंट के रूप से आप से पूछ लेगा यूपीएससी में कि पी नोट्स के माध्यम से भारत के मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, स्टेटमेंट के रूप में दे देगा घरेलू मुद्रा मजबूत हुई कि कमजोर हुई। अब आप लोगों को जब मैं एक्सचेंज रेट पढ़ा रहा था कि मुद्रा का कैसे जो है वो एक दूसरे मुद्रा की तुलना में उतार चढ़ाव होता है, उस टाइम मैंने बताया था कि यदि डॉलर का इनफ्लो हो रहा है, यदि भारत में डॉलर आ रहा है तो भारत में डॉलर के रूप में तो निवेश होगा नहीं, भारत में डॉलर तो रुपए के रूप में निवेश होगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर आ रहा है, यानी कि उनको भारतीय रुपये में कन्वर्ट करने की मांग बढ़ रही है। और भारतीय रुपये में यदि कन्वर्ट करने की मांग बढ़ रही है, इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि रुपए का डिमांड बढ़ रहा है, जिसका डिमांड बढ़ता है उसका प्राइस बढ़ता है। इसके कारण क्या हो जाएगा, भारतीय मुद्रा सशक्त होगी, भारत की मुद्रा मजबूत होगी। यहां तक बात समझ में आया? तो इसके कारण क्या होता है, घरेलू मुद्रा मजबूत होती है। ये पॉइंट पता है ना। तो देखिए इन समस्याओं के कारण जब भी सेबी क्या चाहती है ना कि पी नोट्स को थोड़ा सा कठोर करना चाहती है, जैसे ही कि पी नोट्स में कुछ बदलाव लाना चाहती है कि कुछ नियंत्रण वगैरह इस पर ज्यादा बढ़ाया जाए, वैसे ही क्या होता है कि भारत से पी नोट्स के माध्यम से जिन निवेशकों ने निवेश कर रखा है, जिन एफआईआई ने निवेश कर रखा है, वो क्या करते हैं, अपना पैसा बाहर खींचने लग जाते हैं। और जैसे ये पैसा बाहर खींचने लग जाते हैं, क्या हो जाता है, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आने लग जाती है, भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मच जाता है। इस कारण से क्या है, सेबी फिर से रुक जाती है। बात समझ में आया? इनफैक्ट अभी जब आप लोगों को एक्सचेंज रेट वाला पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि पिछले एक साल में रुपए के स्लाइड होने के पीछे या रुपए के कमजोर होने के पीछे एक बड़ा कारण है कि भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकल रहा था। आपको बताया था मैंने
कि जब यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, यूएसए में जो ब्याज की दरें के बैंकों की बढ़ रही थी, तो यूएसए के जो निवेशक हैं, जो अलग अलग निवेशक हैं, वो क्या कर रहे थे कि भारत से पैसा निकालकर अपने देश ले जा रहे थे। तो जैसे ही भारत से आउटफ्लो बढ़ेगा, तो भारत से आउटफ्लो किस फॉर्म में बढ़ेगा? डॉलर के फॉर्म में बढ़ेगा। तो फिर क्या है, डॉलर की डिमांड ज्यादा है, डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो डॉलर का मूल्य ज्यादा हो रहा है। अब समझ में आ रहा है एक्सचेंज रेट कहाँ? मैंने आपको इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ाया था, मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाया था, तो यहां जाकर लिंक हो रहा है। तो अब जब भी सेबी जो है वो पी नोट्स में कोई भी चेंज करने की कोशिश करती है, तो क्या हो जाता है, शेयर मार्केट में बहुत शार्प रिएक्शन देखने को मिलता है। शेयर मार्केट से जो है वो पैसे का आउटफ्लो बढ़ता है, जिसके कारण भारतीय निवेशकों को नुकसान होता है, शेयर मार्केट में तेजी से गिरावट आती है, साथ ही साथ क्या होता है, भारत की घरेलू मुद्रा भी कमजोर हो जाती है। यहां तक बात समझ में आया? तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना? तो आप जाके आज की क्लास को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हमने जो जो चीजों को पढ़ा है, कल हम इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कल हम कुछ क्वेश्चंस को भी डील करने की कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे, कल हम कुछ क्वेश्चंस को भी डील करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो कैपिटल मार्केट में या पूंजी बाजार में जो भी आगे की चीजें हैं वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।